हेलो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 एनवायरमेंटल एनालिसिस। और ये चैप्टर जो होने वाला है थोड़ा सा बड़ा होगा और इसकी वन शॉट करने का ट्राई करेंगे गाइस। और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें थोड़े बहुत टॉपिक जो है वो कटे हुए भी हैं, तो देखते हैं भाई कितना लंबा चलता है। बाकी वन शॉट है तो मैं जल्दी से जल्दी ट्राई करने का कोशिश करूँगा। और गाइस वन शॉट वीडियोज़ का मतलब ये होगा कि आप लोगों ने पहले एक बार चैप्टर ये सब जो भी सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर रखा हो, आप रिवीजन के पर्पज से पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आप पहली बारी में ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो एक वीडियो आपके लिए नहीं है गाइस। पहले आप थोड़ा चैप्टर पढ़ लो और बाद में से पेपर के टाइम पे आपको रिवीजन वगैरह चाहिए होती है ना, या फिर आपने चैप्टर एक बार पढ़ लिया उसके बाद वापस कॉन्सेप्ट से गो थ्रू करना होता है, तो उसके लिए वीडियो, ठीक है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 एनवायरमेंटल एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्टेक होल्डर्स की, कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। स्टेक होल्डर जो होता है ग्रुप और इंडिविजुअल होते हैं, या फिर हु हैज़ एन इफेक्ट और इज़ इफेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जो भी काम वाम होते हैं इनसे जो है इफेक्ट होते हैं, या फिर इनमें इन्वेस्ट करा हो या फिर नहीं किया हो। स्टेक होल्डर्स वही होते हैं कि मान लो कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, बस उसमें उनको इंटरेस्ट है, तो वो आपके स्टेक होल्डर्स हैं। मेरे को टाटा ग्रुप में भाई देखो, टाटा कंपनी जो भी है, तो मेरे को उस कंपनी में इंटरेस्ट है, या फिर मैं उसके अंदर इफेक्ट हो रहा हूँ उससे, मैंने उसके शेयर खरीद रखे हैं, तो मैं उसका स्टेक होल्डर हो गया, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं ग्रुप्स ऑफ स्टेक होल्डर, यानी कि ग्रुप के अंदर आपको एक सेकेंड, ग्रुप के अंदर आते हैं 3 टाइप के, इंटरनल, कनेक्टेड और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल, एक्सटर्नल और कनेक्टेड, ठीक है। इंटरनल के अंदर वो आ जाएगा जो पार्टीज इनसाइड द कंपनी होंगी, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, और बहुत सारे जो भी वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं, ये सब इंटरनल आ जाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय वगैरह वही सब, तो ये हो गए इंटरनल जो कि कंपनी के अंदर होती हैं पार्टीज़। और इसके बाद कनेक्टेड, यानी कि हैव अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप विद द कंपनी, कंपनी के साथ जिनका कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, लीगली बेसिस पे जो है वो कनेक्ट होते हैं, वो कनेक्टेड के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि शेयर होल्डर्स शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, तो आपको बताओगे ये सब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है, तो ये कनेक्टेड आ जाएंगे। कस्टमर्स जो होते हैं, अब आपको कुछ गुड्स सेल्स परचेज करनी है, आप एक कस्टमर के थ्रू किसी कंपनी के पास जाओगे, तो वो भी आप कनेक्टेड ही बन रहे हो, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियर्स, और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जो आपको पैसा वैसा प्रोवाइड करेगा, वो सब आपके कनेक्टेड में आ जाएंगे। एक्सटर्नल में क्या आएगा, गवर्नमेंट ये सब टैक्स वगैरह के लिए आ जाती हैं, आपको बताइए आउटसाइड द कंपनी होती हैं, और इनका भी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, गवर्नमेंट का कंपनी से क्या लेना देना, वो बस एक्सटर्नल है, टैक्स लेने के लिए आ जाती है। जनरल पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक है, मान लो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट जाके देखनी है, आपने जाके देख ली, लेकिन आप क्या हुए, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हुए। इसके अंदर प्रेशर ग्रुप्स वगैरह भी आ जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस क्या क्या रखते हैं, इंटरनल से होते हैं कि जॉब या फिर करियर की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो भी एम्प्लॉय डायरेक्टर वगैरह होते हैं, ये सब स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं, या तो ये जॉब की एक्सपेक्टेशन रखेंगे, या फिर अपना करियर बढ़ाने की देखेंगे, या फिर मनी या फिर बेनिफिट, वही मतलब इनका ज़्यादा फाइनेंशियल टर्म्स में रहता है। कनेक्टेड स्टेक होल्डर जो रहते हैं वो रहते हैं इंक्रीज इन वेल्थ, तो जितना भी मान लीजिए शेयर होल्डर है, जिसने जितना मनी जो है वो इन्वेस्ट कर रखा है, वो सब उनको वापस मिल जाए, उनकी वेल्थ इंक्रीज़ हो, और वैल्यू फॉर मनी गुड्स दिए जाएँ, और कस्टमर्स के लिए कि कस्टमर्स जो भी चाहते हैं वैल्यू फॉर मनी गुड्स मिले और रीपे कर सके लोन को, ये फाइनेंशियर्स की बात ये। और एक्सटर्नल में देखिए तो जॉब टैक्सेस, कंसीडरेड बिहेवियर, वही सब आपको दिख जाएगा, ये सब मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्टेक होल्डर्स में ऑल्सो भी प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। प्राइमरी के अंदर दोज विद अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप विद ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि फॉर्मल कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है, और सेकेंडरी के अंदर दोज विद एन इंटरेस्ट बट नो फॉर्मल, यानी कि सेकेंडरी में मान के चलो आप, एक्सटर्नल जो होते हैं वो सेकेंडरी वाले हैं, और इंटरनल और कनेक्टेड जो है ना, ये आपके प्राइमरी हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है स्टेक होल्डर्स के बीच में गाइस कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है, ये आप लोग समझोगे। स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ देयर इंटरेस्ट, अलग अलग इंटरेस्ट होता है। शेयर होल्डर कहता है कि मेरे को डिविडेंड ज़्यादा दो, लेकिन अगर हम उनको डिविडेंड ज़्यादा देंगे तो कंपनी अपने प्रॉफिट बाकी चीज़ों में कैसे बांट पाएगी, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। बाकी सैलरी वगैरह भी देनी होती है, ठीक है, तो सैलरी के लिए एक्सपेंस जाएगा, और वहीं पर यहाँ से प्रॉफिट से कम होगा, तो समझ नहीं आता किसको देना चाहिए। एग्जाम्पल पेइंग, वही देखो, एग्जाम्पल पेइंग हायर वेजेस रिड्यूसेस प्रॉफिट, ज़्यादा वेजेस दोगे तो प्रॉफिट कम होगा, और उसके बाद फिर आप डिविडेंड दे नहीं पाओगे शेयर होल्डर, तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है एम्प्लॉयज़ और शेयर होल्डर्स के बीच में। तो इसलिए एक मेंडेलो है भाई, इन्होंने सजेस्ट किया यूजिंग स्टेक होल्डर मैपिंग अप्रोच टू आइडेंटिफाई एंड देयरफॉर ट्राई टू सेटिस्फाई द नीड्स टू मोस्ट डोमिनेंट स्टेक होल्डर। इनके मतलब कि ये था कि जो ज़्यादा पावर रखते हैं, जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसी के हिसाब से होना चाहिए ज़्यादा, ताकि बीच में कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना आ सके। ये आपके सामने दिख रहा है, एक पूरी आपको बना रखा है टेबल टाइप, टेबल तो नहीं कहेंगे, बाकी इसको ग्राफ टाइप कह सकते हैं। यहाँ पे लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे पावर है। देखो लेवल ऑफ इंटरेस्ट जिसका हाई होगा और जिसकी पावर जो है वो भी हाई होगी, वो हो गए हमारे की प्लेयर, मतलब इसके अंदर पावर भी इसके पास बहुत ज़्यादा है, और इसको कंपनी में इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो ये सबसे मेन बंदा होता है जो कि होता है हमारा की प्लेयर। और जिसको हमारी कंपनी में तो इंटरेस्ट बहुत कम है, लेकिन उसकी पावर बहुत ज़्यादा है,
तो उसको हम रखेंगे सेटिस्फाइड, यानी कि हम इसको इन्फॉर्मेशन वगैरह देते रहते हैं। और सेटिस्फाइड भी रखेंगे कि ये नहीं हो कि खाली इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर दी, अगर वो थोड़ी मतलब हमारे से गुजारिश कर रहा है कि हमें ये चाहिए या फिर कुछ भी रख रहा है, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि हाँ उसकी जो भी विश है उसको पूरी कर दे। उसके बाद एक आता है जहाँ पे इंटरेस्ट तो ज़्यादा होता है लेकिन पावर उसके पास कम होती है। देखो पावर किसी के पास, ये दोनों में यही फ़र्क है, इस पे पावर ज़्यादा है, इस पे पावर कम है। जिस पे पावर ज़्यादा होगी उसको सेटिस्फाई रखो, जिस पे पावर कम होगी उसको इन्फॉर्म रखो। बाकी इंटरेस्ट यहाँ पे हाई है, वही वाइस वर्सा, ठीक है। इसके बाद लेवल ऑफ इंटरेस्ट भी जिस पे लो हो और पावर भी लो हो, इस पे भाई एकदम कम एफर्ट डालो, मतलब एफर्ट डालने हैं नहीं डालो, वही बस एकदम ना के बराबर मान के चलो, ठीक है। ये नहीं मिनिमल लिखा है तो थोड़ा बहुत एफर्ट तो आप डाल ही सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, थोड़े फैक्टर्स आ जाते हैं, ये सब आपने 12th की बीएसटी वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो है वो इंक्लूड करता है पॉलिटिकल सिस्टम और आइडियोलॉजी को, ये भी जो भी आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड वगैरह चलता है। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकॉनमी, वही द रिस्क ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई, मान लीजिए आज किसी की सरकार चल रही है, आने वाले टाइम में किसी और की चल जाए, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद फॉरेन ट्रेड रिलेशनशिप, ये सब पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। गवर्नमेंट का इम्पैक्ट क्या होता है? गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है पॉलिटिकल से ही, आपको समझ में आ रहा होगा कि गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है। क्या करती है? प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज़ और टैक्स ब्रेक। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो है ना सब्सिडीज़ देती हैं, मतलब कोई जैसे मान लो कोई पिछड़े हुए इलाके में, उड़ीसा टाइप जगह में, या फिर असम टाइप जगह में, या फिर बहुत छोटी जगह जहाँ पर हो जाती हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोग फैक्ट्री लगाना नहीं चाहते, तो वहाँ पे वो इंसेंटिव देगी उनको कि यहाँ पे तुम फैक्ट्री लगाओगे तो तुम्हारा हम 1 साल का जो है बिजली माफ़ कर देंगे, या फिर जब तक तुम अच्छे से करते रहोगे, इतने एम्प्लॉयज़ रखोगे पर्टिकुलर नंबर के। तो ये सब इंसेंटिव वगैरह देती रहती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैन बी अ मेजर एम्प्लॉयर ऑफ अ कस्टमर, यानी कि एक मेजर एम्प्लॉयर भी हो सकती है कस्टमर की, जैसे कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब आ गया, ठीक है। इसके बाद डिसाइड्स ऑन प्राइवेटाइजिंग और नेशनलाइजिंग इंडस्ट्री। अब वो डिपेंड करते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर चीज़ है वो प्राइवेटाइज हो या फिर नेशनलाइज हो। अब इंडिया के अंदर देखा जाए तो बस एक रेलवेज ऐसा दिख रहा है जो कि अभी तक नेशनलाइज है, बाकी धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही हैं। इसके बाद प्राइवेटाइजेशन वही कि मतलब गवर्नमेंट से सीधा आप कोई इंडिविजुअल वगैरह खरीद रहा है, कोई ग्रुप या फिर कोई भी कंपनी वगैरह, ठीक है। और नेशनलाइजेशन मतलब वो जो गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। कैन डिस्करेज और अट्रैक्ट फॉरेन ट्रेड। डिस्करेज भी कर सकता है और अट्रैक्ट भी कर सकता है फॉरेन ट्रेड को। वो तो डिपेंड करता है कि मतलब गवर्नमेंट क्या जो है अपनी रूल्स वगैरह लाने वाली है, उसके हिसाब से ही आगे पता चलता है कि क्या होने वाला है। एक पॉइंट और है, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर। वही कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाना है। आप देखते हो ब्रिजेस वगैरह कभी ना कभी कुछ बनाते रहते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड ये सब, ठीक है। और इसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम्स के लेवल देखो, लेवल निकलने वाले हैं। सुप्रा नेशनल होता है, नेशनल होता है, रीजनल होता है। सुप्रा नेशनल अब मान के चलो इंटरनेशनल टाइप की ट्रेड हो गई एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ के टाइप में, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करता है फ्री ट्रेड को और रिजॉल्व करता है ट्रेड डिस्प्यूट्स। मान लो इंडिया और किसी चाइना के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट बैठ जाता है, तो WTO आपके बीच में उसको ठीक करा रहा है, तो ये आपका सुप्रा नेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आ जाएगा। नेशनल में जैसे इंडिया के अंदर कुछ हो जाता है तो वो नेशनल लेवल का पॉलिटिकल सिस्टम के चेंज आएगा। रीजनल वही आपका कोई स्टेट वगैरह ले लो, जैसे काउंसिल्स लुक्स आफ्टर अफेयर्स इन द डिस्ट्रिक्ट में जो भी कोई है, आप जहाँ पे रह रहे हो उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट में कोई भी होगा वो रीजनल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं लीगल फैक्टर्स के बारे में। लीगल मेन आपको मान लो कोई रूल, कोई लॉ वगैरह पास हो गया, उसकी वजह से आपके बिजनेस में दिक्कत आ रही है, ये सब होते हैं लीगल फैक्टर। यानी कि इसके अंदर पहले आता है डाटा प्रोटेक्शन। ओके, सो ये जो डाटा प्रोटेक्शन वाला इस टॉपिक है ना, डाटा प्रोटेक्शन, और ये आपका एम्प्लॉयमेंट लॉ जो है, एक एम्प्लॉयमेंट लॉ, और हेल्थ एंड सेफ्टी, और उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ तक गाइज आपका जो है वो टॉपिक नहीं आ रहे हैं, तो ये वन शॉट में करने का फ़ायदा है नहीं, ठीक है। ये सब जो ऊपर का टॉपिक्स हैं वो सब नहीं आ रहे हैं, तो हम सीधा इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके जितना भी था ये सिलेबस में नहीं है, और बाकी अगर सिलेबस में होगा तो गाइज मैं वापस से वीडियो अपलोड करके डाल दूँगा कि अगर ये सब टॉपिक्स होंगे, बट जितना मैंने देखा है कि अभी तक ये सिलेबस में नहीं है, तो ये सब पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। जो सिलेबस में है वही पढ़ो, ठीक है। और बाकी नहीं करना तो बाकी आपके पास स्टडी टेक्स्ट वगैरह हो गई, उस पर एक बारी प्लेन रीड दे देना। ज़्यादा डिलीटेड टॉपिक है तो उसमें से ज़्यादा पूछेंगे है नहीं। तो हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। तो एग्जामिनर हैज़ इंडिकेटेड दैट मैनी स्टूडेंट्स आर वीक ऑन इकोनॉमिक्स। वही चैप्टर क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस क्लास 12th में भी पढ़ा होगा अगर CBSE वगैरह से है, इंडिया वगैरह स्टूडेंट्स या फिर जो भी हैं। CBSE अगर से पढ़ रखा होगा, माइक्रो और मैक्रो आपकी इकोनॉमिक्स में आती थी, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। इज़ द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल
कंज्यूमर्स, फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। माइक्रो जैसे भी सुनो, माइक्रो का मतलब क्या हो गया, स्मॉल, ये सब आप बचपन से पढ़ता आ रहे हो, ठीक है, बचपन मतलब 11 से, जब से भी आपने को पढ़ी है। इसके बाद इसके अंदर जो भी है मेन इंडिविजुअल चीज़ें आती हैं, और मैक्रो में आपने पढ़ा था, मैक्रो यानी कि बिग, यानी कि इसके अंदर जो भी है एग्रीगेट चीज़ें आती है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इंडिविजुअल मार्केट की बात करेंगे तो वो माइक्रो में आ जाएगी, एग्रीगेट मार्केट की बात करेंगे तो मैक्रो में आ जाएगी, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स वही एग्रीगेट बिहेवियर जो है वो कंसीडर करता है, एंड द स्टडी ऑफ द सम ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक, वही जैसे इंडिविजुअल ये है एक इंडिविजुअल, ये सारे आपके इंडिविजुअल हैं, ये अकेले अकेले देखे जाएंगे तो माइक्रो हैं, अब इन सबको जोड़ दोगे तो ये आपका मैक्रो बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो फोकस करता है ओवरऑल एग्रीगेट इन सबके मिला के फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड कितनी है गुड्स और सर्विसेज की वो देखता है, आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितने हैं, मतलब कितने लोग मांग रहे हैं और कितने बात साथ में दिए भी जा रहे हैं, सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वही आपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स देखता है। टोटल इनकम अर्न बाय प्रोवाइडर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टोटल इनकम कितनी अर्न की जाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा, यानी कि लेबर को आपने पढ़ लगा होगा, वेजेस मिलते हैं, लैंड पे आपको रेंट मिलता है, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। मनी स्पेंड इन परचेजिंग नेशनल प्रोडक्ट खरीदने में, जैसे कि नेशनल एक्सपेंडिचर करने में आपकी कितनी मनी स्पेंड हुई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या है, ये सब चीज़ें आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ को राइज करना, ये चीज़ें गाइस आ सकती हैं, क्योंकि जितना मैंने देखा है ना, ये एग्ज़ाम किट में भी आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी कभी कभार पेपर में भी आ जाता है, तो ये पढ़ लेना कि मैक्रो इकोनॉमिक की पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ को राइज करे, यानी कि नेशनल इनकम जो भी आपकी पर्टिकुलर मान लो नेशनल इनकम वही हो गया ना, सारी की इनकम देखती हैं, तो इसका इकोनॉमिक ग्रोथ का रीज़न होता है कि ताकि सबकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ आए, इन्फ्लेशन जो है वो कम से कम रहे, महंगाई ना रहे। भाई देखो पहले एक चीज़ जो आपको 15 रुपये की मिल रही थी वो आज आपको 40 रुपये की मिल रही है, वही ये इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है। तो जितनी कम होगी इन्फ्लेशन उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। फुल एम्प्लॉयमेंट रहे, जितने व्यक्ति काम करना चाह रहे हैं उन सबको काम मिले, तो ये होगा फुल एम्प्लॉयमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट रहे, वही एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से बैलेंस वगैरह रहे, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, यानी कि वही डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट, ये बैलेंस है, जितने एक्सपोर्ट करें उतने इम्पोर्ट करें, आप आगे पढ़ोगे तो अच्छे से और समझ में आएगा। इसके बाद बात करने वाले हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कौन कौन से फैक्टर जो हैं बिजनेस एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले हैं। देखो कॉन्फिडेंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस इन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आप देख लो यहाँ पे आपका बिजनेस चल रहा है, पॉलिटिकल फैक्टर से थोड़ा रिलेट करता है कि कॉन्फिडेंस कैसा है कंज्यूमर का, जो भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, हम मान लो जो भी गुड्स वगैरह बेच रहे हैं, तो कस्टमर का उन पर क्या रिएक्शन जा रहा है, उतना उनका क्या कॉन्फिडेंस है, और वहीं पर सरकार क्या भूमिका निभा रही है वो वाली चीज़ों को देखने के लिए। अगर गवर्नमेंट ही कोई ढंग से इनिशिएटिव नहीं ले पा रही तो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मान लो हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वहाँ पे, जैसे सिगरेट वगैरह मान लो, ठीक है, सिगरेट मान के चलते हैं कि इसमें सरकार वगैरह भी मना ही करती है, ज़्यादातर लोग मना ही करते हैं, तो यहाँ पे बिज़नेस पे तब भी लोग खरीद ही रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को भी फ़र्क पड़ता है, और जो गवर्नमेंट फैक्टर है वो भी बीच में आता है। इसके बाद एक आता है एग्रीगेट डिमांड, ये आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। AD इसको हम कहते हैं प्यार से C+I+G+X-M, एक्स माइनस होता है नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को माइनस करेंगे। ये होता है कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर कितना स्पेंड करना चाहता है और फर्म ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है। G का मतलब हुआ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और X-M यानी कि डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स और डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स। ये आपको एक फार्मूला टाइप दे रखा है, बहुत रेयर होता है कि आपको इसके न्यूमेरिकल भी आ जाए, लेकिन आपको करने होंगे तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि AD का फार्मूला क्या क्या होता है, और जो आएगा न्यूमेरिकल में सब कुछ आप लगा देना। अगर कंज्यूमर स्पेंडिंग दे रखी होगी वो सब ज़्यादातर चीज़ें दी होंगी, एक चीज़ नहीं दी होगी वो आपको प्लस माइनस करके निकालनी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कैपिटल, इट्स अवेलेबिलिटी एंड लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर इफेक्टिंग द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कौन कौन से फैक्टर जो है बिजनेस एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो कितना कैपिटल लगाओगे, कितना मनी इन्वेस्ट कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, ये सब चीज़ें जो है बिजनेस एक्टिविटी को इफेक्ट करेंगी, ऑब्वियसली बात है। आप रिसोर्सेज कैसे यूज़ कर रहे हो, जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजी आजकल आ रही है, आजकल आप AI के बारे में सुनते जा रहे हो, तो अब वो आप कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, और आपकी वर्किंग प्रैक्टिस कितनी एफिशिएंट है कितनी नहीं है, ये सब आपके बिजनेस एक्टिविटी को जो है इफेक्ट करने वाली हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, वही कितना स्पेंड करके कितना टैक्सेशन लगा रही है। भाई देखो इंडिया में अब फिलहाल अभी बजट रिलीज़ हुआ था, आपने देखा होगा टैक्सेशन वगैरह के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, तो ये है भाई गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, ये सब भी गवर्नमेंट जो है ना यार बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है बिज़नेस को।
तो अगर गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन ले लेती है तो सबसे पहले या तो बिजनेसमैन खुश हो जाता है या तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है भाई, तो वो गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स क्या क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द करेंसी वही, जैसे कि आप लोग को पता होगा 1 रुपीज़ आजकल कुछ $80+ का हो गया, ठीक है। तो वही मतलब बढ़ा जा रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, जबकि कम होना चाहिए ताकि हमारी करेंसी की वैल्यू जो है अप्रिशिएट हो, यानी कि बढ़े। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम हो रहा है डॉलर के कंपैरिजन में। तो वो ये चाहते हैं एक्सचेंज रेट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो और हमारी कंट्री अप्रिशिएट हो, ज़्यादा डिप्रिशिएट ना होती रहे। इसके बाद बात करते हैं ट्रेड साइकिल, और वो अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये मान के चलो कि एक करेंसी जैसे कि 1 रुपीज़ अगर $80 के बराबर है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि 1 रुपीज़ वापस अब $84 की हो जाए ये। तो ये सभी करेंसी अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन के अंदर आता है, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसके लिए। और ट्रेड साइकिल इज़ अ सीरीज़ ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी ओवर इट्स लॉन्ग रन ट्रेंड। ट्रेड साइकिल जो होता है वो एक सीरीज़ ऑफ फ्लक्चुएशन, कितनी फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं ग्रोथ में। एक रियल इनकम होती है जो कि इन्फ्लेशन से एडजस्ट करी दी जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल के रूप से हम समझें तो मान लो हमारी रियल इनकम है 10,000 रुपये, लेकिन आज इन्फ्लेशन का रेट मान लो 10% और चल रहा है, तो 10% हम इसमें मिला देंगे तो आज हमारी रियल इनकम मानी जाएगी वो होगी 11,000। हमने इन्फ्लेशन के रेट को एडजस्ट कर दिया और लॉन्ग रन ट्रेंड से जो है वो ओवर कर दिया, यानी कि इसको ज़्यादा कंसीडर में रखा, तो वो हो गई हमारी ट्रेड साइकिल। आगे बात करते हैं, कुछ टर्म्स दे रखी हैं आपको, ये सब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आती है रिसेशन। रिसेशन जो है फॉलिंग डिमांड कंपनीज़, फॉलिंग डिमांड इस टाइम में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, कंपनी जो है वो स्केल डाउन आउटपुट बहुत ज़्यादा कम करने लग जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस टाइम पे। आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं मंदी चल रही है, भाई मंदी का टाइम चल रहा है, उस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन रहती है। हाउस होल्ड की कंजम्पशन जब डिक्रीज रहता है, उनके पैसा ही नहीं होता। अब घर पे आपके पैसा नहीं है तो आप बाहर से सामान कम ही कर दो, है ना। नेसेसिटी जो है जैसे दूध मक्खन वगैरह ये सब आपको चाहिए रहेगा डेली बेसिस पे, ये सब लोगे, लेकिन बाकी जो भी वेस्टफुल चीज़ें या फिर अननेसेसरी चीज़ें वो सब आप नहीं लोगे। रिसेशन के टाइम में ये सब चीज़ें होती हैं। और एक आता है डिप्रेशन या फिर उसको आप कह लो स्लम्प। इसमें जो है बिज़नेस का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो होता है, बहुत हैवी अनएम्प्लॉयमेंट रहती है और एग्रीगेट डिमांड वही ये सबसे ज़्यादा हो जाता है, तो ये थोड़ा सा डिप्रेशन उससे कम रहता है, बाकी सेम चीज़ें हैं ज़्यादातर। रिकवरी, इसके बाद रिकवरी होती है, कुड बी ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी आ गई तो आपकी देखो यहाँ पे एक मार्केट कैसे चलेगी, ये मार्केट चल रही है, सबसे पहले यहाँ पे चल रही है, रिसेशन चल रहा है, बहुत मंदी का टाइम है, उसके बाद आपकी थोड़ी सी मार्केट उठी, फिर यहाँ पर आ गई, ये आपकी चल रही है डिप्रेशन। अब धीरे धीरे आपकी यहाँ रिकवरी हो रही है, ठीक है। रिकवरी में क्या होगा, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, इकोनॉमी पिक्सअप हो जाती है, डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है एकदम से, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसके अंदर कम हो जाती है क्योंकि धीरे धीरे मार्केट हमारा ऊपर उठ रहा है। इसके बाद इनकम भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। इसके बाद आता है बूम पीरियड। बूम यानी कि इकोनॉमिक इज़ रीचिंग इट फुल कैपेसिटी, शॉर्टेजेस आर पॉसिबल, दिस आर मेड बाय इंक्रीज इन प्राइजेज रेदर देन प्रोडक्शन। इसके अंदर जो है प्राइजेस को बढ़ा दिया जाता है। मान लो जैसे पहले कोई चीज़ 70 की बिक रही थी तो अब 80 की बिक जाएगी, प्रोडक्शन को उतना ही रखता है। पहले भी अगर 4,000 यूनिट बेच रहे थे तो अभी भी 4,000 यूनिट ही बेचेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी जो मार्केट फुल पोटेंशियल पर आ जाती है और ये हमारा बूम पीरियड चल जाता है, यानी कि मार्केट फुल पोटेंशियल पे है, ठीक है। ये हमारी पूरी स्टेजेस हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। इकोनॉमिक ग्रोथ आपने ऊपर भी पढ़ा था, ये जो अराइज होता है फ्रॉम एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी एंड या फिर और क्वालिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी या फिर क्वालिटी को आप बढ़ा दोगे तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज वो रहते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि वही लैंड लेबर कैपिटल, तो अगर आप इसको बढ़ा दोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। लेकिन अब क्या, एक चीज़ को अगर कोई अच्छी चीज़ है तो क्या अब ये करोगे क्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, जो चीज़ हद से ज़्यादा हो जाती है उसमें डिसएडवांटेज आ जाते हैं। देखो हायर इनकम पर हेड यानी कि पर बंदा पर कैपिटा इनकम जो होगी वो ज़्यादा होगी, ये एडवांटेज है। ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होंगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आप लोग अगर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते जाओगे, लैंड लेबर कैपिटल, लैंड का एग्जांपल ले लो, लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहोगे तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट हो ही रहे हैं। इन्वायरमेंट का पोल्यूशन होगा, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गाइस होते हैं वो सब अगर आप बढ़ाते रहोगे तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होना ही है। और सेविंग टू इन्वेस्ट रिड्यूसेस कंजम्पशन। देखो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था ना गाइस, AD=C+I और प्लस जी भी था, प्लस x-m भी था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप सेव तो कर नहीं पा रहे हो, सेव नहीं करोगे तो आपकी कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से आपका AD भी खतरे कम होता रहेगा, तो ये भी दिक्कत हो जाएगी। जितनी आपकी कंजम्पशन कम होगी उतनी आपकी AD भी कम होने वाली है, जितनी इनकम ज़्यादा होगी उतना AD आपका ज़्यादा हो जाने वाला है। तो ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ के थोड़े बहुत डिसएडवांटेज भी रहेंगे।
फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ को, वो हैं वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट कितनी वॉल्यूम में कर रहे हो, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी है, पहले के ज़माने में चैट जीपीटी वगैरह नहीं रहता था, अब के ज़माने में चैट जीपीटी है, तो तब कुछ लोग नहीं कर पाते होंगे कुछ काम, तो उनको बहुत दिक्कत आती होगी, लेकिन अब चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। वही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी है, लेबर सप्लाई में कितने ज़्यादा लेबर इंक्रीज़ हुए हैं, पॉपुलेशन तो आपको पता ही है इंडिया की कितनी ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा सप्लाई इंक्रीज़ हुई है, इंटरनेशनल ट्रेड में कितना राइज़ हुआ है, और कितने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स और डिस्कवरी हुई है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिसीज़ क्या क्या लगाई हैं गवर्नमेंट ने जो है वो प्रमोट करने के लिए ग्रोथ को, कि ग्रोथ कैसे कैसे प्रमोट करी जा सकती है। इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है, पहले अगर 7% पे मिलता था तो अब 6% पे मिलता होगा, इससे आपकी ग्रोथ हो जाती है। आपको मान लो कोई लोन वोन लेना है तो पहले 7% इंटरेस्ट रेट देना था, अब आपको 6% देना होगा। इससे लोग जो है इनकरेज होते हैं कि अब हम लोन ले लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम चल रहा है। बजट डेफिसिट को रन करो। बजट डेफिसिट यानी कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट जो होती है वो अपने एक एक्सपेंडिचर करती है और एक उनकी इनकम होती है। जब उनकी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होती है और इनकम कम होती है, यानी कि वो मान लो टैक्स रेट्स वगैरह भी कम ही रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो भी मनी है वो कंट्री के अंदर लगा रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कंट्री के अंदर लगा रहे हैं, एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो आपको बजट डेफिसिट के अंदर आ जाएगा। तो ग्रोथ प्रमोट करने के लिए कई बार गवर्नमेंट को ऐसा भी करना पड़ता है कि वो सारे पैसा लगाएं और गवर्नमेंट कंट्री के अंदर जो भी नेशन के अंदर है वो सब पैसा इंजेक्ट हो, ताकि पैसे को यूज़ किया जा सके। वही आप रिसेशन के टाइम आपने पढ़ा था ना, जब मंदी लग जाते हैं तब भी गवर्नमेंट बजट डेफिसिट रन करती है, टैक्स रेट्स वगैरह को जो है ज़्यादातर कम कर देती हैं, ताकि गवर्नमेंट लोगों के पास पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचे, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट ग्रांट्स और टैक्स ब्रेक्स फॉर इन्वेस्टर्स, ये सब भी होती हैं, एक स्टेबल इकोनॉमी को क्रिएट करने का करती हैं, और इम्पोर्ट्स को जो है वो कम। वही आपने पढ़ा होगा ना कि हमारे मतलब इंडिया में कहा था कि बाहर के प्रोडक्ट्स मत खरीदो, इंडिया के प्रोडक्ट खरीदो, तो ये सब आप उससे रिलेट कर सकते हो कि इम्पोर्ट्स को कम रखो, जैसे कि प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, ये सब बाहर की कंट्री से एग्जाम्पल ले, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन जो है उसकी डेफिनेशन, इन्फ्लेशन आप लोगों ने बहुत बारी सुना होगा यार, महंगाई। इन्फ्लेशन इज़ अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस। जनरल लेवल ऑफ प्राइस में जब इंक्रीज आता है, जैसे कि अ सिचुएशन वेयर एवरेज प्राइसेस आर राइजिंग ओवर टाइम, इट लीड्स टू अ फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी एंड एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। वही मान लो भाई आज मैं एक चिप्स लेने गया तो वो मेरे को मिल रहा था 10 रुपये का, और वही सेम चीज़ मेरे को 2014 में कितने की पड़ रही थी, 5 रुपये की। क्या है, चीज़ तो वही सेम है, उतनी क्वांटिटी है, लेकिन आज वो 10 की है, पहले वो 5 रुपये की थी। ये जो 5 रुपये इंक्रीज़ हुआ है वो कुछ और की वजह से नहीं, इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है, ठीक है। ये एक छोटा एग्जांपल था कि 5 से 10 रुपये बहुत सारी चीज़ें, जैसे पहले 100 रुपये की मिलती थी तो आज 500 तक की मिल रही है, तो ये सब इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है और किसी वजह से नहीं हो रहा है। और भाई इसका अपोजिट अपोजिट भाई, डिफ्लेशन इज़ अ पीरियड ऑफ नेगेटिव इन्फ्लेशन। नेगेटिव इन्फ्लेशन होती है, यानी कि डिफ्लेशन जैसे कि आपके प्राइस बढ़ रहे थे तो यहाँ पे आपको प्राइस थोड़े कम ही देखने को मिल जाती है। इन्फ्लेशन के अंदर होता है महंगाई हो जाती है, तो डिफ्लेशन के अंदर जो है पैसे कम हो जाते हैं, कि सब लोगों के पास, मान लो ये इतनी बड़ी आपकी कंट्री है, सारों लोगों के पास पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, डिफ्लेशन हो गई, ठीक है। ये आ गया हमारा इन्फ्लेशन के अंदर। और जहाँ पे बंदों के पास पैसे ना हो, वो एकदम कंगाल रहे हैं, वो हो गया डिफ्लेशन हमारा। यहाँ पे इतने सारे बंदे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई है एक चीज़ को लेने के लिए। अब देखो 100 बंदे हैं, 100 के बंदे के पास लाख लाख रुपए पड़ा है, और ये प्रोडक्ट है खाली 10 रुपये का, सब लोग लेने को भागेंगे, तो ये हमारा केस हो गया इन्फ्लेशन का। और वहीं डिफ्लेशन इसका उल्टा आई है, यहाँ पे लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो बंदे पैसे नहीं है तो वो सामान खरीदेंगे कैसे, चाहे वो सामान कितने का भी हो, तो ये हो गया हमारा डिफ्लेशन। वही इन्फ्लेशन डिफ्लेशन अपोजिट है। और इसके बाद हमारा गैप आ जाता है इन्फ्लेशन से इन्फ्लेशनरी, और डिफ्लेशन से डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप में जो होती है वो डिमांड इंक्रीज करती है, जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज करती है तो प्राइजेस भी बढ़ेंगे। देखो प्राइस जो होता है डिमांड और होता है, जितने प्राइस और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन होता है और सप्लाई का इन्वर्स होता है। जितने ज़्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा प्राइस बढ़ाते रहेंगे, और रिसोर्सेज जो होंगे वो फुली एम्प्लॉयड रहेंगे। डिफ्लेशनरी गैप में वहीं रिसोर्सेज जो होते हैं वो अंडर यूटिलाइज रहते हैं, और यहाँ पर आपको देखेंगे ओवर यूटिलाइज मिलेंगे। सो एनी चेंज ऑफ डिमांड विल इफेक्ट आउटपुट। जैसे आपकी डिमांड चेंज होगी आपके आउटपुट भी चेंज होने वाले हैं। जैसे कि दो प्राइजेज आर कांस्टेंट, प्राइजेज जो होते हैं वो इसके अंदर डिफ्लेशनरी गैप में कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन जो नेशनल इनकम रहती है वो बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मान लो यहाँ पर आपकी जो है डिमांड जो है वो आपकी आउटपुट को इफेक्ट करने वाली है। आप 1 यूनिट खरीद रहे थे 10 रुपये का, अब आप 10 यूनिट खरीद रहे हो 100 रुपये का। आपकी डिमांड बढ़ी
और यहाँ पे देखो एक 10 का मिल रहा था, 10 100 का बढ़ रहा था, तो आपका प्राइस क्या रहा, कांस्टेंट रहा। लेकिन अब आपकी डिमांड देखो एक से सीधा 10 हो गई, तो क्या इतने 10 क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इतना इन्वायरमेंट में है भी भाई कैपेसिटी है कि जो ज़्यादा डिमांड आप मांग रहे हो वो है या फिर नहीं। तो जो भी बीच में गैप आ जाता है वही आपका डिफ्लेशनरी गैप के अंदर आ जाता है। इसका मैं आप लोगों को कहूँगा कि एक बार स्ट्रेट टेक्स्ट अच्छे से रीड करना कि इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप क्या है। आपको वहाँ पे डायग्राम वगैरह भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे डायग्राम नहीं दे रखा है, तो डायग्राम से देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। बाकी स्टैग्फ्लेशन की बात करें तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हाई रहती है और इसके अंदर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, तो ये होता है स्टैग्फ्लेशन का केस। ये आप याद रख सकते हो क्योंकि स्टैग्फ्लेशन भी थोड़ी अलग सी यूनिक सी टर्म है, तो कभी कभार आ सकती है। इन्फ्लेशन के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, महंगाई ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगी। अब मान के चलो कि यार एक सेकेंड, आप लोगों को 1 लाख का लोन लेना है, ठीक है, 1 लाख का आप लोगों को लोन लेना था, तो पहले आपको 1 लाख का लोन लेने के लिए आपको 8% इंटरेस्ट रेट देना था, ठीक है, 8% के इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल रहा था। लेकिन अब 1 लाख की वैल्यू आज तो उतनी है ही नहीं क्योंकि इन्फ्लेशन चल रहा है। तो इन्फ्लेशन में मान लो कि यही 1 लाख 10,000 रुपये है, आपको 1 लाख लेना था लेकिन 1 लाख 10,000 रुपये हो चुका है क्योंकि इन्फ्लेशन चल रही है, महंगाई चल रही है। तो आपको इन्फ्लेशन के अंदर अब 1 लाख रुपये को ही लेना होगा, तो आपको 9% पे दे रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ये इन्वेस्टमेंट इससे डिस्करेज होगी। अब बंदे को लोन लेना है वो लोन लेगा ही नहीं भाई, या फिर किसी जगह पे इन्वेस्ट करना है तो करेगा ही नहीं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा चल रही है। एडवर्स बैलेंस होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि इफेक्ट्स, यानी कि ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हमारे ज़्यादा, इंपोर्ट कम है, बाहर से सामान ज़्यादा मंगा रहे हैं, इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं। मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज दस डिक्रीजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ नहीं करता, जैसे कि आपने पढ़ा था, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो कम हो जाती है। सोशल अनरेस्ट हो जाता है ड्यू टू अनइवन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑन वेल्थ, मतलब अमीर अमीर ही होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है, किसी को ज़्यादा पैसा मिलता है किसी को कम मिलता है। इरोजन इन द रियल वैल्यू ऑफ जो भी सेविंग होती है उसकी रियल वैल्यू जो है हम अच्छे से नहीं दिख पाती क्योंकि इन्फ्लेशन चल रही है, महंगाई चल रही है, तो क्या रियल वैल्यू है ये हमें क्या पता। तो सेविंग भी जो है वो हमारी घटती या फिर कम होती रहती है। रियल वैल्यू ऑफ डेट जो है वो उसको रिड्यूस कर देता है, जैसे कि हमने कर्जा तो 1 लाख रुपए का ले रखा है लेकिन आज की वैल्यू वो खाली आपको 80,000 रुपये दिखा रही है, ठीक है, तो ये डेट की वैल्यू को रिड्यूस कर देता है। रीडिस्ट्रीब्यूट फंड फ्रॉम टैक्स पेयर्स टू द गवर्नमेंट इन अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, प्रोग्रेसिव यानी कि जितने आपकी इनकम बढ़ती जाती है उतने आपके टैक्स भी बढ़ाते रहते हैं इसके अंदर। तो आगे बात करते हैं हम कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, ये क्या क्या कॉजेज़ रहते हैं कि इन्फ्लेशन किसकी वजह से होती है। एक डिमांड पुल होती है, एक कॉस्ट पुश होती है, एक इम्पोर्टेड होती है, एक मॉनेटरी और एक एक्सपेक्टेशंस। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में ये होता है कि एडी आप लोगों ने पढ़ा है ना, वही C+I+G+X-M, ये सब चीज़ें। तो एक्सेस अगर एडी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि कोई भी चीज़ इसमें से बढ़ने लग जाती हैं, तो टू मच मनी चीजिंग टू फ्यू गुड्स, यानी कि मनी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो गुड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। मनी इतनी ज़्यादा आ गई लेकिन भाई मार्केट में गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं इतने। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ईडी को कम करो। अगर ईडी बढ़ा पड़ा हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा। इसके लिए तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स बढ़ा देती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग अपनी कम करने लग जाती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, गवर्नमेंट टैक्स वगैरह कम कर देती है। तो यहाँ पे टैक्स बढ़ा देगी, अपनी स्पेंडिंग को जो है वो कम कर देगी, ज़्यादा ध्यान नहीं देगी भाई, कहेगी कि सारे लोगों के पास पैसा है तुम्हें अपने पैसे डालो, और इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। वही लोन वोन पे पहले आपको 8% पे दे रहे थे, अब 10% पे 9% पे दे रहे हैं। अगली आती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तो ये जो होती है वो राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से जो है वो होती है, स्पेशली लेबर कॉस्ट। जैसे जैसे आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ती जाती है ना, तो उसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाती है। क्योंकि अब मान लो आपके वर्कर हैं वो काम करते जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस या फिर सैलरी मिले, तो उनको वेजेस ज़्यादा मिलेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो बाहर जो अपना प्रोडक्ट कंपनी बेच रही है उनसे भी ज़्यादा पैसे लेंगे, तो ये आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में आ जाएगी। इसके अंदर दो आते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि प्रेशर फॉर राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स फ्रॉम पावरफुल मतलब यूनियंस वगैरह होते हैं इस कंपनी में, तो ये लोग प्रेशर देते हैं कि कंपनी को हमारी बताओ भाई वरना हम स्ट्राइक कर देंगे, ये सब चीज़ें। एक्सटर्नल यानी कि बाहर के इंपोर्ट्स के प्राइस बढ़ गए। बाहर अगर आप कोई सामान, आपकी कंपनी ऐसा काम करती है कि बाहर से सामान मंगा रही है, अब उसके इंपोर्ट के बीच में आपके टैक्स वगैरह लगा रखे हैं या फिर इंपोर्ट की प्राइस ही बढ़ा दी है, तो उससे आपको दिक्कत आ सकती है। या फिर वही डीवैल्यूएशन जो मैंने आपको करेंसी डेप्रिसिएशन बताया था, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होता है, ये होता है कॉज्ड बाय हैवी रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स एंड वही पीक, बहुत ज़्यादा आप इम्पोर्ट्स पे निर्भर रहते हो, आपका बाहर की कंट्री के बिना आपका काम ही नहीं है, गुजारा ही नहीं है, तो फिर क्या ही फ़ायदा है, वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हो जाएगी।
और मॉनेटरी की बात करें तो ओवर एक्सपेंशन इन मनी सप्लाई की जो है वो ओवर एक्सपेंशन जब होने लग जाती है, यानी कि इतना ज़्यादा पैसा है ना, मनी की सप्लाई ही सप्लाई है, हर बंदे पे पैसा पैसा पैसा। इसका सोल्यूशन क्या है कि ग्रोथ जो है मनी सप्लाई में कम कर दी जाए, जैसे कि कम से कम नोट प्रिंट करो, जैसे कि आपको पता होगा गवर्नमेंट जो है वो नोट प्रिंट करती है, गवर्नमेंट जहाँ पे जो भी पर्टिकुलर चीज़ें वो जो भी प्रिंट कर रही हैं उसे कम कर दें, इंटरेस्ट रेट को कम कर दें, ताकि मनी सप्लाई जो है वो कम हो सके। एक्सपेक्टेशंस भी एक इन्फ्लेशन का वो होता है, जैसे कि आप लोगों ने एक्सपेक्ट कर रखे कि आने वाले टाइम में जो है वो इस पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो वो अभी से लेने की तैयारी कर देता है, तो ये भी एक टाइप की इन्फ्लेशन हो जाती है। आगे बात कर लेते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो कैलकुलेट की जाती है परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड कंपेयर टू टोटल वर्कफोर्स, यानी कि कितने अनएम्प्लॉयड हैं अपोन में टोटल वर्कफोर्स कितनी है, ठीक है। अनएम्प्लॉयड का मतलब भी आप गाइस जान लो, अनएम्प्लॉयड का मतलब वही है कि जो लोग काम करना चाहते हैं और उन्हें काम नहीं मिला, ये नहीं कि जो लोग काम ही नहीं करना चाहते और उन्हें काम नहीं मिला। तो ये जो लोग होते हैं ना, इन लोगों को अनएम्प्लॉयड में नहीं गिना जाता। जैसे कि मान लो एक बंदा है, वो काम करना चाह रहा है और उसे काम नहीं मिल रहा है, तो वो आ जाएगा अनएम्प्लॉयड के अंदर। और टोटल वर्कफोर्स मतलब टोटल कितने लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या क्या आती है भाई, बहुत लोग जानती होंगे कि टू पे बेनिफिट्स टू अनएम्प्लॉयड गवर्नमेंट हैज़ टू इंक्रीज टैक्सेस। कुछ जगहों पे जो है गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज़ कर देती है। मान लो कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं ना, उन्हें पैसा दिया जाता है कि हाँ चलो थोड़ा बहुत पैसा रख लो तुम, क्योंकि तुम खुद तो कुछ कमा नहीं रहे हो, लो हमारे से ले लो। तो टैक्सेस उसके लिए कभी कभार गवर्नमेंट बढ़ा देती है। ऑफन लिंक टू क्राइम, पुअर हेल्थ, मतलब भाई कोई नल्ला बंदा है, बेरोज़गार बंदा है, कुछ काम करने के लिए उसके पास है नहीं, तो क्या करेगा यार। कभी कोई बेचारा चोरी चकारी कर लेता है, उसकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, फैमिली ब्रेक डाउन हो जाती है, दिक्कतें बहुत आती हैं अनएम्प्लॉयमेंट में। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ आप लोग पढ़ चुके हो, वो जो है वो कम हो जाती है। अनएम्प्लॉयड विल ग्रेजुअली लूज देयर स्किल्स, मतलब भाई आजकल तो पढ़े लिखे भी बहुत सारे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं, तो धीरे धीरे जितने टाइम तक वो ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड रहेंगे। मान लो आप इतना बढ़िया कोर्स कर रहे हो, कोई इतना टाइम लगा रहे हो, उसके बाद आपको कुछ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, जॉब वगैरह मिल ही नहीं रही, तो एक टाइम पे ऐसा आता है कि जो भी आप लोगों ने सीख रखा होता है वो ख़त्म होने को हो जाता है। तो ये भी दिक्कत आती है, इनकम इनक्वालिटी बढ़ जाती है, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है इसकी वजह से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कैटेगरी आती हैं, इसके अंदर ये 3 पार्ट्स आ जाते हैं और बाकी यहाँ पे 3 पार्ट्स हो रहे हैं। तो कैटेगरी की बात करें तो एक होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये किस लिए होता है, ड्यू टू पीपल चेंजिंग देयर जॉब्स नॉर्मली ओनली शॉर्ट टर्म। ये जो मैं इसको ज़्यादा टाइप की मतलब अच्छे से मानता नहीं हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा टाइप होना चाहिए। मान लो आप एक इस कंपनी में काम कर रहे थे, आपने सोचा कि अब आप इस कंपनी में काम करोगे, इसके बीच में जो आप अनएम्प्लॉयड रेड इसको कहोगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, बस कुछ और नहीं है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि रिलेटेड टू प्रिडिक्टेबल साइकिल्स इन डिमांड, एग्जांपल टूरिज्म का भी ले लो, एग्रीकल्चर का ले लो भाई, इंडिया कंट्री एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा है, तो सीजनली काम चलता है भाई, सीजनली कोई कभी कोई खेती बाड़ी किसी चीज़ की होती है, बाकी जिस टाइम नहीं होती उस टाइम वो बंदा अनएम्प्लॉयड, तो वही सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। रियल वेज यानी कि पावर ऑफ यूनियंस कीप द वेजेस आर्टिफिशियली हाई रिड्यूसिंग नंबर ऑफ जॉब। रियल वेज का मतलब ये होगा कि यूनियंस ने जो है वो वेजेस को है हाई करके दिखा रखा है, जितनी भी वेजेस देनी होती है तो उसको हाई करके दिखा रखा है। इसकी वजह से क्या होगा, जो नंबर ऑफ जॉब जो होती हैं वो रिड्यूस होने लग जाती हैं, ये रियल वेज के अंदर आ जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं साइक्लिकल के अंदर जो होता है कॉज मैनी मेनली बाय इनसफिशिएंट डिमांड रिलेटेड टू ट्रेड साइकिल भी हमने पढ़ा था, और वही इनसफिशिएंट अगर डिमांड रहे तो वो साइक्लिकल, ये आप मान के चलो जैसे ही साइक्लिकल है ना, आपका एक आएगा बूम पीरियड होता है और एक होता है बर्स्ट पीरियड। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो ज़्यादातर बर्स्ट पीरियड के अंदर आती है। स्ट्रक्चरल की बात करते हैं तो ये कॉज बाय स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक चेंज, जैसे कि डिक्लाइन इन मैन्युफैक्चरिंग, ये कोई भी जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो ना इकोनॉमिक के, कि मैन्युफैक्चरिंग के भी सेक्टर में डिक्लाइन आ गया, कभी प्राइमरी में डिक्लाइन आ गया, तो ये सब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया भाई, पहले कहाँ कुछ कंप्यूटर वगैरह इतने ज़्यादा चलते थे, कहाँ एआई वगैरह था, अब सब है तो वो टेक्नोलॉजिकल के अंदर आ गया। टू एड्रेस द इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, फंड रिट्रेनिंग स्कीम्स, ये सब स्कीम्स वगैरह लागू कर सकती है। इम्प्रूव इन्फॉर्मेशन ऑन जॉब वैकेंसी, मतलब ज़्यादातर लोगों को जॉब वैकेंसीज पता चले, जहाँ बंदों की एक्चुअली में ज़रूरत है तो उनको पता भी चले कि हाँ भाई यहाँ जॉब अवेलेबल हैं। प्रोवाइड एड्स, हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्रांट्स फॉर इंडस्ट्री रेलोकेशन एंड रीडेवलपमेंट,
और इसके बाद प्रोवाइड बिजनेस स्टार्टअप एडवाइस प्रोवाइड कर सकती हैं और इनिशियल लोन दे सकते हैं। गवर्नमेंट अपने से जितना कर सकती है वो करती हैं। लेबर मोबिलिटी को इनकरेज करेगी कि लोग इधर से उधर जाएं काम करने के लिए। डी रेगुलेट द लेबर मार्केट को जो है वो डी रेगुलेट कर सकती है गवर्नमेंट, मतलब ये सब चीज़ें जो हैं वो कर सकती हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग लास्ट में पढ़ने वाले हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो रिकॉर्ड करता है ऑल द ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री और ओवरसीज रेजिडेंट ड्यूरिंग अ ईयर। मान के चलो कि आप इंडिया में रहते हो, आप यहाँ के निवासी हो यानी कि सिटीज़न हो, ठीक है, और एक बंदा आपका जो भी है वही बंदा ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। तो यहाँ पे क्या करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि जो बंदा इंडिया में रह रहा है और ओवरसीज रेजिडेंट ड्यूरिंग अ ईयर। एक रेजिडेंट जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है और इंडिया का रह रहा है, जो ओवरसीज रेजिडेंट है और एक इंडिया का रेजिडेंट है, दोनों के बीच में जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन को। तो ये जो होता है सब तीन पार्ट्स में सब डिवाइडेड होता है, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। ये इतना ज़्यादा पूछते नहीं है वैसे। बाकी करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में आएगा। इन गुड इज ऑफन रेफर टू एज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द वैल्यू इन पाउंड स्टर्लिंग ऑफ, वही आप करंट अकाउंट में समझो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर ही आता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, और इसको इनविजिबल बैलेंस भी कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड को। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, ट्रांसफर्स ऑफ कैपिटल बाई गवर्नमेंट और इन फॉरेन, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड आता है। मान लो आपको लोन वगैरह दे दिया, इन्वेस्टमेंट वगैरह आप लोगों ने कर ली, ये सब चीज़ें जो है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट। तो ये जो होता है वो रिकॉर्ड करता है फ्लोज ऑफ कैपिटल बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, जो भी इन्वेस्टमेंट के शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के फ्लोज होते हैं उसको रिकॉर्ड करता है। इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कैसे आ सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट पहले तो आएगा कैसे, आप ये देख लो, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। तो डेफिसिट कैसे आ सकता है, या तो आपका इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाए या फिर एक्सपोर्ट कम हो जाए, ठीक है, तो इससे आ सकता है। या फिर एक्सेसिव ग्रोथ इन एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपका आ सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। और वैल्यूड एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए और सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एसेंशियल इम्पोर्ट, जो भी आपको इम्पोर्ट ज़रूरी करने हैं उसके प्राइसेस बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर डेफिसिट आएगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो कोई घबराने की बात है या फिर नहीं। तो डिपेंडेंस ऑन बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, बाहर के देशों से आप मतलब वही पैसे मांगने के लिए रह जाओगे क्योंकि आप लोगों जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट वो डेफिसिट में है। गवर्नमेंट को अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे, वही प्राइवेटाइजेशन या तो करना पड़ेगा क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास तो कुछ है नहीं ना, और अगर जब भी गवर्नमेंट अपने एसेट्स सेल करती है तो आप उसको प्राइवेटाइजेशन कहते हो, ठीक है। तो लीड्स टू डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, वही अपनी करेंसी की जो वैल्यू है वो भी कम होती रहेगी। तो मान लीजिए पहले कोई एक आदमी आता था यहाँ पे इंडिया में आके 10 पार्ले जी के बिस्कुट ले जाता था 100 रुपये में, अब वो 100 रुपये में आके 15 पार्ले जी के बिस्कुट लेके जाएगा, ठीक है, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। वेज टू रेक्टिफाई द सिचुएशन, कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं हम, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग स्ट्रेटजीज़, एक्सपेंडिचर को कम करने की स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे कि रिड्यूसिंग डोमेस्टिक डिमांड थ्रू कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल, वही टैक्सेस वगैरह कम करके, इंटरेस्ट रेट कम करके, ये सब चीज़ों की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, ये सब चीज़ें फिस्कल पॉलिसी। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट वगैरह देख सकती है। बाकी हम बात करते हैं फिस्कल इकोनॉमिक पॉलिसी की। फिस्कल का मतलब आओगे तो आप समझना गवर्नमेंट के थ्रू ही कुछ हो रहा है, या तो अपने टैक्स वगैरह बढ़ा रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं या फिर इनकम बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं, ये आपको पता चलेगा। जैसे आर कंसर्न विद गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, वही एंड देयर फॉर गवर्नमेंट बोरोइंग। और गवर्नमेंट है द बजट डेफिसिट के बारे में मैं आपको पहले ही ऊपर बता चुका हूँ कि क्या क्या होता है, तो क्या क्या कर सकते हैं वो। फिस्कल पॉलिसी जो है हेल्प्स टू स्मूथ आउट साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट मॉनिटरी डिमांड एंड इज रेफर टू एज एन ऑटोमेटिक साइक्लिकल स्टेबलाइजर। वही फिस्कल पॉलिसी जो है वही मतलब मान के चलो कि सारे लोग, महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन चल रही है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास पैसे ही पैसा है, तो ये क्या करेगी, टैक्स को बढ़ा देगी। टैक्स को बढ़ाएगी तो अपने आप लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, उनकी इनकम अपने आप कम हो जाएगी और इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगी। ये होती है हमारी फिस्कल पॉलिसी। और बजट डेफिसिट और सरप्लस डेफिसिट के बारे में तो गाइस मैं आपको पहले अच्छे से समझा चुका हूँ। फाइनेंस थ्रू बोरोइंग, और बजट सरप्लस जो होता है फाइनेंस बाय टैक्सेशन और प्रिंटिंग मोर मनी। बजट सरप्लस के अंदर वही हो गया ना, आपका टैक्स वगैरह आप लोगों को, आपको मतलब आपकी इनकम ज़्यादा हो जाती है और आपका एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो रहा है, आप मतलब ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में डाल नहीं रहे हो, आपको इनकम ज़्यादा से ज़्यादा मिले जा रही है। यहाँ पे डेफिसिट में देखें तो हेल्प्स टू क्लोज द डिफ्लेशनरी गैप, जो आपको बताया था,
उसको क्लोज करने में हेल्प करता है। और वहीं पे सरप्लस जो होता है वो इन्फ्लेशनरी गैप की तरफ मदद करता है। बजट डेफिसिट के अंदर देखा जाए तो इसको एक्सपेंशनरी पॉलिसी भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो एडी बढ़ता है। एडी जो कि आपको बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था, वही सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा इस एडी वीडी ये सब जो चीज़ें हैं ना वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप लोग बस इसको एक प्लेन रीड दे दो। इसके ज़्यादा वो बहुत मुश्किल टाइप के क्वेश्चन जो कहते हैं ना वो वैसे नहीं आते। आप लोगों को बस जो समझना है वो सब समझो, और मेन चीज़ याद रखो कि क्या क्या आ सकता है, ठीक है। और बाकी पढ़ के तो सभी जाओ यार, ऑब्वियसली बात है, ACC है, कॉन्सेप्ट आपके पूरे क्लियर रहने चाहिए। और मैं आपको ये बता रहा था कि हाँ एडी वेडी से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते, बट आपको कॉन्सेप्ट वगैरह पता होने चाहिए। एक बार स्टडी टेक्स्ट ज़रूर पढ़ लेना भाई, वीडियो देखने पहले भी। और बजट सरप्लस में भाई इसको कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको याद है, ये देखो ये सब MCQ में आ सकते हैं ना। बजट डेफिसिट को क्या कह सकते हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। बजट सरप्लस को क्या कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। ये सब याद रखने में क्या जाता है यार। इसके बाद जैसे कि आपने फिजिकल पॉलिसी पढ़ा था, मॉनेटरी पॉलिसी आता है, वहाँ पे गवर्नमेंट आती थी। यहाँ पे क्या आता है, मैनिपुलेशन ऑफ द मनी सप्लाई, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, एक्सचेंज आ गया, एक्सचेंज रेट आ गए, क्रेडिट कंट्रोल्स आ गए। ये सब आप लोगों ने 12th की इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे, ठीक है। बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के टारगेट होते हैं मनी सप्लाई इज द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक डिपॉजिट। दिस कुड बी मैनिपुलेटेड बाय रिक्वायरिंग बैंक्स टू कीप अ हायर। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में अगर पढ़ा हो 12th की, तो आप लोगों को पता होता है बैंक वाले अपने पास रिजर्व वगैरह रख के चलते हैं। जैसे कि एक कस्टमर्स आते हैं, वो अपने पैसे यहाँ पे रखवाते हैं, फिर वो एक पैसे आगे जाके बैंक वगैरह लोन में दे देती हैं। लेकिन सारे पैसे जो मैं नहीं दे सकती, जैसे कि मान लो इनके पास 1 करोड़ रुपए आया है, और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अलाउ करते हैं कि 60 लाख से आगे दे सकते हो, बाकी 40 लाख रुपए इनके पास बचे, रिजर्व हो गया। तो ज़्यादातर मनी सप्लाई में कभी कभार इनकी ज़रूरत पड़ती है कि रिजर्व को और बढ़ा दो, तो 40 लाख से 50 लाख कर देते हैं, तो आगे लोन खाली 50 लाख ही जाता है। या फिर आगे कहेंगे कि 40 से 30 कर दो, बाकी फिर आगे 70 चला जाएगा। डिपेंड करता है कि मतलब क्या सिचुएशन चल रही है, इन्फ्लेशन चल रही है, डिफ्लेशन चल रही है, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट रेट आर द प्राइस ऑफ मनी। राइज इन रेट्स मेक्स इन्वेस्टमेंट हैज़ लेस एट्रैक्टिव। अगर जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट जो है लेस एट्रैक्टिव रहती है। वही गाइस इंटरेस्ट रेट का तो आप समझ ही सकते हो। इंटरेस्ट रेट वही लोन से आप रिलेट करके देख सकते हो कि लोन पे पहले आपको 1 लाख पे 8% पे दे रहे थे, तो कभी आपको 1 लाख पे 9% दे सकते हैं, डिपेंड ऑन द केस, इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। और कभी आपको 1 लाख पे 7% पे भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है। अब मान लो आपको 1 लाख पे 8% का लोन दे रहे हैं, तो अब आपको 9% पे कर रहे हैं, तो अब आप ज़्यादा लोन नहीं देखने की कोशिश करोगे, क्योंकि 1% महंगा मिल रहा है। लेकिन भाई अगर आपको 7% का मिल रहा है, तो आप लेने की पसंद करोगे। ये आपका डिफ्लेशन का केस हो गया, या आपका इन्फ्लेशन का केस हो गया। ओके, एक्सचेंज रेट्स की भी बात आती है। अगर फॉल इन द रेट विल सिमुलेट एक्सपोर्ट्स। अगर बाहर के प्राइजेस कम होते हैं तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है। अगर मेरे को कुछ बाहर चाइना वगैरह से ख़रीदना है, वहाँ के एक्सपोर्ट जो है सस्ते हो रहे हैं, तो मैं वहाँ से सामान ख़रीद लूँगा ना, यहाँ से क्यों ख़रीदना है। क्रेडिट कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस ऑन बैंक लीडिंग टू रिड्यूस डिमांड। वही बैंक में थोड़ी जो रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, तो ये क्रेडिट कंट्रोल के अंदर आ जाता है, थोड़ा बहुत मनी सप्लाई से रिलेटेड है। और थ्योरीज आगे पढ़नी है, थ्योरीज ऑन हाउ टू चेंज द इकोनॉमी, थ्योरीज भी आती हैं थोड़ी बहुत। सबसे पहले जो आती है वो क्लासिकल व्यू है कि कुछ भी मत करो, ठीक है कुछ भी मत करो, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती, इंटरफेयर नहीं करेगी, इकोनॉमी जो है वो अपने आप ही मूव कर जाएगी इक्विलिब्रियम की तरफ। और ड्यूरिंग डिप्रेशन एंटरप्रेन्योर्स विल ऑब्टेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चीपर, एट द पीक इन्फ्लेशन इज़ पॉसिबल। इसका कहने का मतलब यही है क्लासिकल व्यू का, कि आप लोग कुछ करो ही मत, इकोनॉमी जो अपने आप इक्विलिब्रियम में आ सकती है। इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझ लो, ये एक होता है डिमांड का, ये होता है सप्लाई का, ठीक है। ये होता है ये डिमांड, ये सप्लाई, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे एक्सपेंडिचर। तो ये जो पॉइंट हो गया ना, ये वाला पॉइंट आपका, ये वाला पॉइंट हो जाता है इक्विलिब्रियम का। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अपने आप आ जाएगा, मतलब जितनी डिमांड होगी उतनी आपकी सप्लाई चलती है, तो ये अपने आप ही आ जाएगा भाई, कुछ गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत नहीं है। डिप्रेशन के टाइम पे, यानी कि जब मंदी का टाइम चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा मार्केट नीचे बर्स्ट पे होती है, तो उसके अंदर एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मान लो कि इकोनॉमी में कुछ चल ही नहीं रहा, सब लोग ऐसे ही हैं, इकोनॉमी चल ही नहीं रही, तो उस टाइम क्या करते हैं कंपनीज वगैरह ना, फटाफट से सस्ते में हायर कर लेती हैं। पहले आपको एक एम्प्लॉय को 10,000 रुपये सैलरी देनी पड़ती थी, लेकिन डिप्रेशन के टाइम पे आप लोगों को 5,000 10,000 में आपको 3 एम्प्लॉय मिल जा रहे हैं, 2 एम्प्लॉय एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी।
उसके बाद डिमांड साइड यानी कि केनेजियन व्यू। केनेजियन भाई साहब का नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा अपनी 12वीं कक्षा में। इसके अंदर ये होता है देयर इज़ मोर देन वन इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई और डिमांड। सप्लाई या फिर डिमांड का एक से ज़्यादा इक्विलिब्रियम होता है। इसके अंदर जो होता है गवर्नमेंट नीड टू इंटरवीन टू मूव टू अ बेटर। या क्लासिकल व्यू में तो गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं करना होता, अपने आप जाता है। डिमांड में गवर्नमेंट को करना होता है इंटरवीन। और गवर्नमेंटल स्पेंडिंग विल स्टिमुलेट, मतलब गवर्नमेंट जब स्पेंड करेगी ना तो उससे ही इक्विलिब्रियम पे आ सकते हैं। केनेजियन भाई साहब का कहना था, यानी कि जो डिमांड साइड हमारी अप्रोच है। मनी इज़ देन रैपिड थ्रू इंक्रीज इन फ्यूचर टैक्स रिवेन्यू। आप मान के चलो डिमांड जो है पूरा गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और ये जो थ्योरी आपकी क्लासिकल थी वो गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है। इसमें गवर्नमेंट नहीं करेगी, इसमें करेगी। सप्लाई साइड फ्रेडमैन एंड मॉनिटरिस्ट व्यू भी पढ़ लेते हैं भाई। इक्विलिब्रियम जो है वो आपको बताया क्या होता है। विल अकर व्हेन सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड इन ऑल मार्केट्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, ये हमें पता है। इकोनॉमी विल नेचुरली ग्रेविटेट टू द इक्विलिब्रियम अनलेस हिंडर्ड बाय मार्केट इम्परफेक्शन। मतलब वो कह रहे हैं, ये भी थोड़ा बहुत क्लासिकल व्यू की तरह ही है, बस ये कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे तब ऑब्वियसली अपने आप चली जाएगी अगर मार्केट में इम्परफेक्शंस ना हो, जैसे कि इन्फ्लेशन ना आए, गवर्नमेंट जो है वो अपने टैक्सेशन और स्पेंडिंग वगैरह ना लाए बीच में, मिनिमम वेजेस का कोई रूल ना लगे। बाहर की कंट्रीज़ में होता है कि आप लोगों को मिनिमम इतनी वेज तो देनी ही देनी है, मतलब एक दिन पे अगर कोई काम कर रहा है तो उसको 10-15 डॉलर देने ही देने हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ मार्केट। अगर ये सब चीज़ें बीच में ना आए तो अपने आप इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पे चली जाएगी। ये था मॉनिटरिस्ट अप्रोच। इसमें बस गवर्नमेंट का जो है वो रोल यही रहेगा कि जो इम्परफेक्शंस आती है ना, ये सब चीज़ें वो इसको हटा दें, बस गवर्नमेंट को कुछ और नहीं करना है। बाकी मॉनिटर्स व्यू था। इसके बाद सप्लाई और डिमांड, जो कि इनको बहुत पहले ही बता देना चाहिए था। लिटरली इतनी देर से डिमांड सप्लाई कर रहे हैं और अब जाके बता रहे हैं सप्लाई डिमांड क्या होता है। ठीक है भाई, मतलब रामायण ख़त्म हो गई, अब जाके पूछ रहे हैं राम सीता जी कौन थे। ठीक है, दिस लुक्स एट हाउ सप्लाई और डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वेरी विद प्राइस। ये बताता है कि कैसे प्राइस के साथ वेरी करता है गुड्स और सर्विसेज की डिमांड और सप्लाई। डिमांड, आप लोगों ने किसी चीज़ की डिमांड रख दी भाई कि आपको कुछ ख़रीदना है, जैसे यहाँ पे आपको भटूरे वगैरह खाने हैं, आपकी डिमांड रख दी, तो वहाँ पे भैया के पास जाओगे, बोलोगे 2 प्लेट दे दो, वो उसने 2 प्लेट सप्लाई कर दी। ठीक है, एग्जाम्पल ये 3 ग्राफ्स यू शुड बी अवेयर ऑफ आर। ओ भाई साहब, सप्लाई का बहुत जल्दी दिखा दिया यार आपने। सप्लाई, ये प्राइस, ये आपका सप्लाई कर्व दिखा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व कैन बी कॉस्ट, शिफ्ट भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे इंक्रीज ऐसे हो गया तो इस तरफ आ जाता है थोड़ा, और नहीं तो डिक्रीज हो गया तो ऐसे देते हैं। येस लगा लो, येस 1 ले लो, येस 2 ले लो। ये बाकी बेसिक चीज़ें तो आप लोगों ने पढ़ी रखी होंगी डिमांड सप्लाई के बारे में। तो शिफ्ट किस किस की वजह से आ सकता है? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है तो सप्लाई में इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। प्रोडक्शन एफिशिएंसी चेंज हो जाए, इनपुट प्राइस चेंज हो जाए, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि जीएसटी वगैरह इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो। और इसके बाद बात करते हैं डिमांड कर्व के बारे में। फाइनली डिमांड कर्व भी आ गया। डिमांड कर्व ये ऐसा होता है, ठीक है, डिमांड कर्व में अगर शिफ्ट आ सकता है तो इनकम अगर बदलती है तो आ सकता है। टेस्ट और फैशन चेंज हो जाए, पहले मेरा मन था भाई मैं भटूरे खाता था, आजकल मैं चाप वगैरह खा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो टेस्ट बदल गया, डिमांड बदल गई। पहले डिमांड में किसी और चीज़ की करता था, किसी और चीज़ की। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 2 गुड्स एक साथ, चाय कॉफ़ी प्राइम एग्जाम्पल है भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। सब्सटीट्यूट गुड्स, एक सेकेंड, कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं गुड्स वो होते हैं जैसे कि आप मान लो पेट्रोल और कार। ठीक है, भावनाओं में ज़्यादा ही बह गए। पेट्रोल कार का एग्जांपल ले लो कि अगर कार है उसके अंदर पेट्रोल नहीं होगा तो वो चलेगी नहीं, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और वहाँ सब्सटीट्यूट गुड्स क्या हो जाएंगे? चाय नहीं तो कॉफ़ी। आज मेरा चाय पीने का मन कर रहा था, फिर मैंने चाय नहीं थी यार भाई, चाय पत्ती वगैरह नहीं पड़ी थी, मैंने कॉफ़ी बना के पी ली। भावनाओं में बह के थोड़ा उल्टा बोल गया, कोई नहीं, इतना चलता है। पॉपुलेशन चेंज होती है तो, और एंड द पॉइंट दे रीच इक्विलिब्रियम जो मैंने आपको बताया, ये आपका डिमांड का, ये आपका सप्लाई का, बीच में मिल गए दोनों भाई, इक्विलिब्रियम आ गया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये जो है देखता है कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट जो डिमांड करे जाते हैं कंज्यूमर्स के, वो चेंज होंगे जैसे जैसे गुड्स और सर्विसेज का जो है प्राइस चेंज होगा। मान लीजिए एक जो गुड है वो 100 रुपये का मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद ये देखा जाए कि अगर यही सेम गुड अगर 120 रुपये का मिलेगा तो कंज्यूमर कितनी डिमांड करते हैं। जैसे 100 में मान लो कि 10 यूनिट की डिमांड थी, तो 120 में कितने की होगी, या 8 होगी या फिर 12 हो जाएगी। मतलब प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी, वो तो आपने पढ़ा ही है।
कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड कम होगी। तो यहाँ पे देखना कि PED यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। इसको मेजर किया जाता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि कितनी क्वांटिटी चेंज हुई है। जैसे कि मान लीजिए 120 पे 12 डिमांड कर रहे थे, 100 पे 10 कर रहे थे, तो परसेंटेज कितना हुआ 12 माइनस 10 अपॉन में पहले कितना था 10 × 100। इसका मतलब यही हो गया कि आज के टाइम में कितनी डिमांड चल रही है, पहले कितनी थी, और यहाँ पे बेस प्राइस यानी कि सबसे पहले कितनी थी इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस की प्राइस में कितना आया। जैसे कि पहले था, अभी है 120, पहले था 100 और उससे पहले 100 ही चल रहा था, तो ये आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ गया। ये प्राइस के लिए निकाल लोगे और ये आप निकाल दोगे अपना क्वांटिटी डिमांडेड के लिए, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपका PED आ जाएगा। PED अगर 1 से ज़्यादा आता है आप कैलकुलेट कर लोगे, अगर 1 से ज़्यादा आता है तो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया जाएगा इलास्टिक यानी कि वो इलास्टिक है, और अगर 1 से कम आता है तो उसको इनइलास्टिक कहा जाएगा। ये जो है इफेक्ट करता है नंबर ऑफ़ फैक्टर्स से, जिसमें इंक्लूड करते हैं सब्स्टिट्यूट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है। जैसे कि मान लो कि कोक पेप्सी का एग्जांपल ले लेते हैं, कोक और पेप्सी। आपको कोक जो है वो मतलब पता है दोनों सेम ही होती हैं। ये मान लो आपको 80 रुपये की दे रहा है और ये आपको 90 रुपये की दे रहा है, तो अगर इसका मान लीजिए प्राइस बढ़ जाता है तो क्या कस्टमर शिफ्ट कर जाएंगे पेप्सी की तरफ, कि मान लीजिए 80 से एकदम से इसने कोक का प्राइस 100 कर दिया और पेप्सी का वहीं 90 का 90 ही है, तो लोग क्या कहेंगे चलो कोक नहीं पीते पेप्सी पी लेते हैं, फ़र्क क्या पड़ा है, 10 रुपये यहाँ पे बच रहे हैं। तो ये है कि सब्स्टिट्यूट की अवेलेबिलिटी भी फैक्टर इफेक्ट करते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द प्रोडक्ट और सर्विस, कितनी इनकम की प्रोपोर्शन स्पेंड कर जा रही है। मान लीजिए एक बंदा जो है वो 100K यानी कि 1 लाख रुपये कमा रहा है, तो वो अगर 10,000 रुपये की चीज़ कोई खरीद रहा है तो उसके लिए तो वो 10% है। लेकिन वहीं अगर कोई बंदा 20,000 रुपये कमा रहा है और वो 10,000 का प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो वो उसकी 50% इनकम है। तो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम वही डिपेंड करता है कि इनकम कितनी है, तो कितनी इनकम स्पेंड करोगे। ये आ गया प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द प्रोडक्ट और सर्विस। वेदर द आइटम इज़ नेसेसिटी है या फिर नहीं। अगर कोई चीज़ जैसे कि दूध वगैरह है तो इसमें नेसेसिटी है कि लेना ही लेना है, आटा है, ये सब चीज़ तो आपको चाहिए। लेकिन कोई और चीज़ है, बाज़ार का सामान है, भाई आपको डोसा खाना है, जाके भटूरे खाने हैं, ये सब नेसेसिटी नहीं है, ये नहीं भी खाओगे तो आपका काम चल जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ चेंज इन प्राइस कितना है, कि कितने टाइम तक प्राइस जो है वो चेंज रहा है। ये तो नहीं कि मतलब 2-2 3-3 4-4 महीने तक चल रहा है, तो फिर वो उसके बाद भी फैक्टर जो है वो इफेक्ट करने वाला है। और डेफिनेशन ऑफ मार्केट की क्या क्या डेफिनेशन चल रही है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कॉस्ट बिहेवियर क्या रहता है ओवर टाइम। तो शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो कॉस्ट बिहेवियर जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स करता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये होता है कि पहले तो आप एक चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड करते रहोगे, लेकिन एक टाइम तक ऐसा समय आ जाएगा कि आप लोग ना उसकी डिमांड कम कर दोगे। मान लो आपको एक चीज़ बहुत बढ़िया लगती है, ठीक है, तो आप वो आज भी खाई, मान लो मंडे को भी खाई, ट्यूसडे को भी खाई, वेडनेसडे को भी खाई, थर्सडे को भी खाई, फ्राइडे को भी खाई, सैटरडे को भी खाई, संडे को भी खाई, ठीक है। एक हफ्ता आप सेम चीज़ खा रहे हो, आपकी मनपसंद चीज़, लेकिन फिर जैसे ही अगला मंडे आया ना यार, आपने कहा बस है भाई, बस हो गया, जितना मर्जी मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन ये अब सेम चीज़ मैं बार बार तो नहीं खाने वाला। ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है उतनी उतनी आपकी वो सेम पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड जो है वो कम होती रहती है। तो शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो यहाँ पे इसका कर्व ऐसा जाता है कि पहले थोड़ा सेटिस्फाइड ज़्यादा रहते हैं, फिर धीरे धीरे कम होते रहते हैं, फिर जैसे जैसे कम होता जाएगा तो ये ऊपर जाता जाता है। लॉन्ग टर्म कॉस्ट बिहेवियर की बात करें तो ये भी सिमिलर पैटर्न ही फॉलो करता है, क्योंकि डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाती हैं। इन दोनों में आपको ये सेम पैटर्न याद रखने की लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आ जाता है। एक चीज़ बार बार कितने टाइम तक ही चला दोगे, एक टाइम के आके आप बोर हो जाते हो, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि आप पॉजिटिव रहते हो, एकदम पॉजिटिव आपका रहेगा कि एकदम आप बहुत ही बढ़िया तरीके से खा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे ज़्यादा के नेगेटिव में चले जाओगे, ओके। सो परफेक्ट और इम्परफेक्ट मार्केट्स के बारे में बात करते हैं आगे। परफेक्ट मार्केट जो एग्जिस्ट करती है जब यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ़ कस्टमर्स और सप्लायर्स हों। ये आप लोगों ने देखा होगा भाई कि लोग बाज़ार वगैरह लगा लेते हैं, तो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ़ कस्टमर्स भी हैं, सप्लायर भी हैं, ख़रीदने वाले भी बहुत सारे हैं, बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड बाय सप्लायर्स है आइडेंटिकल, मतलब सेम होने चाहिए। एक मान लो आप सब्जी मंडी में जा रहे हो, वहाँ पे सारे लोग सब्जी बेच रहे हैं, तो ये आगे परफेक्ट मार्केट के अंदर इसके अंदर परफेक्ट इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। मान लो यहाँ से आप टमाटर खरीदने गए तो आपको 40 रुपये किलो बता रहे हैं, एक जगह बता रहे हैं 60 रुपये किलो, तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन रह रही है कि आजकल बाज़ार में 40-60 रुपये की बिक रहे हैं और जहाँ से आपको लेना चाहो कर सकते हो। कोई बैरियर नहीं है एंट्री का या फिर एग्जिट का। मार्केट से कोई जाए भाई आके अब सब्जी मंडी में जाके दुकान खोल के बैठ जाओ, ठेला लगा बैठे, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। तो एनी मार्केट दैट डज़ नॉट कन्फर्म टू दिस, मतलब जो भी परफेक्ट मार्केट नहीं होती वो इम्परफेक्ट होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि डिपेंड करता है लेवल ऑफ कंपटीशन विद इन द मार्केट। और यहीं पे हम पढ़ने वाले हैं कि कंपटीशन की डिफाइन क्या होने वाली है, ठीक है। यहाँ से आपने इम्परफेक्ट पढ़ा, तो इम्परफेक्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट आती हैं। डिपेंड करता है कि किस लेवल ऑफ कंपटीशन मार्केट में कितना है। तो कंपटीशन की डिफाइन पढ़े तो कंपटीशन रेफर्स टू द राइवलरी अमंग द सेलर्स एज दे ट्राई टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट, सेल्स वॉल्यूम और मार्केट शेयर बाय
वेयरिंग देयर मार्केटिंग मिक्स, ये प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्लेस। मान लो एक ही मार्केट में यहाँ पे आपका एमआई वाले लोग आ जाते हैं, एक ही वहाँ पे एप्पल वाले भी आ जा रहे हैं। एप्पल तो चलो वो लग्जरी प्रोडक्ट्स में आ जाता है, एमआई लगा लो, वीवो लगा लो, ओप्पो लगा लो, ठीक है। ये सब लोग आपस में कंपटीशन में आ रहे हैं। तो अब ये अपनी क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं मार्केटिंग मिक्स, आपने पहले चैप्टर्स में पढ़ रखा है कि क्या प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस, जो 4 P's होते हैं, ये सब कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये सब कॉम्पिटिशन के अंदर आ जाता है। तो इसी के अंदर बात करते हैं कि किस किस टाइप की होती हैं। पहला आ जाता है मोनोपोली। मोनोपोली आप लोगों ने सुन रखा होगा, दिस अकर्स व्हेन ऑन कंपनी कंट्रोल्स ऑल, वन ऑन नहीं, वन होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे, वन कंपनी कंट्रोल्स ऑल और नियरली ऑल। एक कंपनी जो है वो ज़्यादातर चीज़ों को चलाती है। जैसे कि आप इंडिया के अंदर एग्जांपल लोगे ना, तो मोनोपोली आप कह सकते हो, रेलवे जो है ना, रेलवे की मोनोपोली है, उसको खाली गवर्नमेंट चलाती है और कोई उसको चला नहीं सकता, तो रेलवे की मोनोपोली कह सकते हो। ऑफ ऑल ऑफ द मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस एंड देयरफॉर हैज लिटिल कंपटीशन। लिटिल क्या, रेलवे पे तो भाई बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। अब गवर्नमेंट चाहती है किसी भी जगह का जो है प्राइस बढ़ा सकती है, किसी भी प्राइस कम कर सकती है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मोनोपोली यानी कि बहुत कम कंपटीशन, राइवलरी ना के बराबर ही हो। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, आगे बात करते हैं, दिस टाइप ऑफ मार्केट अकर्स व्हेन अ बिजनेस हैज मेनी डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स बट ईच ऑफर्स अ समवट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। मतलब कॉम्पिटिटर्स तो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, मान लो ये एक कंपनी है और ये कंपनी है, इन दोनों के बीच में ये दोनों आपस में कॉम्पिटिटर तो हैं, लेकिन जो ये प्रोडक्ट बेच रहा है, ये प्रोडक्ट बेच रहा है, इन दोनों में थोड़ा डिफ्रेंशिएशन है। एग्जाम्पल के लिए, रेस्टोरेंट्स एग्जिस्ट इन सच अ मार्केट। जो आप रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो, ठीक है, एक हल्दीराम हो गया, एक बीकानेर वाला हो गया, तो है तो दोनों कॉम्पिटिटर ही भाई, खाने वाने का सामान कर रहे हैं, लेकिन हल्दीराम की स्पेशलिटी कुछ और है और बीकानेर वाले की कुछ स्पेशलिटी अलग है। ये मैं यहाँ के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी अलग अलग जगहों की अलग अलग होता है भाई। बहुत सारे रेस्टोरेंट के कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। और ईच रेस्टोरेंट इज़ ट्राइंग टू अट्रैक्ट द सेम कस्टमर। भाई रेस्टोरेंट तो सब कस्टमर को ही बुलाना चाहेगा कि हल्दीराम वाले कहेंगे हमारे यहाँ पे आ जाओ, बीकानेर वाले कहेंगे हमारे यहाँ पे आ जाओ। अब कस्टमर को डिपेंड करता है कि उनको किसका खाना पसंद आता है और कहाँ का आता है। बट ईच वन ऑफर्स डिफरेंट मेन्यू ऑप्शंस कुक्ड इन अ डिफरेंट वे। अब हल्दीराम में अलग कुक्स हैं, वहाँ पे अलग की वैरायटी वगैरह मिलेगी खाने की, और बीकानेर वाले पे अलग मिलेगी। और ओलिगोपोलीज आर इन द फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट। ये सब जो हम पढ़े हैं इम्परफेक्ट मार्केट्स हैं। तो वेयर द मार्केट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वाइल देयर इज़ नो प्रिसाइज नंबर, टिपिकली द मार्केट मस्ट बी डोमिनेटेड बाय बिटवीन 2 or 6 डिफरेंट फर्म्स फॉर इट टू बी क्लासीफाइड। मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि 2 से लेकर 6 के बीच में फर्म्स कंट्रोल कर रही है ना, वो ओलिगोपोली के अंदर आ जाती हैं। यहाँ पे कोई प्रिसाइज नंबर नहीं है कि मतलब कितनी होनी चाहिए, लेकिन यही है कि 2 से 6 के बीच में ज़्यादातर रही तो वो ओलिगोपोली के अंदर आ जाता है। ये सब हमारी इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर आता है, उसको आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात कर लेते हैं सोशल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो सोशल फैक्टर, जैसे कि आपने ऊपर इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर पढ़े हैं, तो वैसे ही यहाँ पे आता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर की सोशल और डेमोग्राफिक इश्यूज़ जो हैं वो एक पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन भाई आपको इंडिया का तो पता ही रहेगा, जो इंडिया में रिजाइड करते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा इंडिया की पॉपुलेशन कैसे, भाई बाकी को भी पता ही होगा भाई, सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। और बर्थ रेट कैसा चल रहा है, ग्रोथ कॉम्पोजिशन भाई, एज कितनी है, अर्बनाइजेशन कितना हो रहा है, लोग गाँव से उठ के भाई शहरों में आ रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, ये सब जगहों पे। वेल्थ का क्या सीन रहता है, हाई डिस्पोजेबल इनकम, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंडिंग कितनी रह रही है, एजुकेशन कितने बच्चों को मिल रही है, लिटरेसी रेट कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, ठीक है। स्किल स्टाफ थ्राइव इन नॉलेज इकोनॉमी, मतलब स्किल स्टाफ जो है, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब आप समझ सकते हैं थोड़े बहुत अनएम्प्लॉयड वगैरह रह रहे हैं। हेल्थ का भी थोड़ा इशू रहता है, ओबेसिटी, मोटापा, HIV, ये सब चीज़ें, ठीक है। कल्चरल ट्रेंड्स में भी आता है कुछ सोशल स्ट्रक्चर, जैसे कि लिंक टू सोशल क्लास, अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द सेम सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस, या फिर सेम एजुकेशन स्टेटस हो, एक CA बंदा हो, एक दूसरा भी CA वगैरह रहे, या फिर कास्ट किसी की सेम होती है, ब्राह्मण है तो दूसरा भी ब्राह्मण होगा, ऐसे रहे, ठीक है। वैल्यूज़ उनकी क्या क्या रहती हैं, एक्सेप्टेड बिहेवियर दैट हेल्प बाइंड अ सोशल। अरे भाई बाहर दिवाली के टाइम पे सब लोग यही सब लगे पड़े हैं, पटाखे फोड़े हैं, ठीक है। हम बात करते हैं वैल्यूज़ की, द एक्सेप्टेड बिहेवियर दैट हेल्प बाइंड अ सोशल ग्रुप टुगेदर। सोशल ग्रुप को जो एक साथ लाता है वही उनकी वैल्यूज होती हैं, जैसे कि कंसर्न्स फॉर द प्लैनेट। अब ग्लोबल वार्मिंग जो बहुत सारी फैल रही है, तो ये जो है एक वैल्यूज ही है ना, सब लोगों को इकट्ठे ला रही है कि ग्लोबल वार्मिंग पूरी अर्थ को जो है वो खतरे में ला रही है। तो सब लोग आएंगे, मिलके बातचीत करेंगे, तो ये सब वैल्यूज हो जाती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली, फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है। एटीट्यूड भी आता है, अ पर्सन और ग्रुप्स लाइक और डिसलाइक फॉर अ थिंग, मतलब कोई पर्सन किसी चीज़ को लाइक करता है, नहीं करता, वो उसके एटीट्यूड भी आ जाता है बीच में। टेस्ट भाई, किसी चीज़ को भटूरे अच्छे लगते हैं, किसी बंदे को चाप अच्छी लगती है, किसी बंदे को डोसा अच्छा लगता है, किसी को भाई अपनी दाल रोटी अच्छी लगती है, डिपेंड करता है, ठीक है। और ये गाइस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए रियली सॉरी। बाकी आगे बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी आती हैं भाई इसके अंदर, सोशल फैक्टर्स के अंदर। पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो जैसे कि बर्थ रेट,
वी आर सब्सिडाइजिंग पेनल्टीज़ एंड रेजिंग रिटायरमेंट एज। अगर बर्थ रेट वगैरह ज़्यादा हो जा रही है, रेगुलेट करनी पड़ती है इनको सब्सिडीज़ दे के और पेनल्टीज़ लगा के रिटायरमेंट एज को बढ़ाना पड़ता है। देखो जैसे जैसे अगर बर्थ रेट बढ़ेगा तो मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो रिटायरमेंट एज ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि जो बूढ़े लोग हैं और वो काम कर सकते हैं तो और देर तक काम करें। जैसे अभी फ़िलहाल 60 चल रही है, तो अगर ज़्यादा बर्थ रेट बढ़ते रहे तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है 65 भी एज हो जाए, तो कोई दिक्कत की बात होगी नहीं इसमें। हाउसिंग की बात कर लेते हैं, जैसे कि अफोर्डेबल होम्स फॉर सोशल वर्कर्स प्रोवाइड होती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। एम्प्लॉयमेंट देती है भाई, चाइल्ड केयर प्रोविजंस फॉर सिंगल पेरेंट फैमिली, जो कि सिंगल पेरेंट फैमिली होती है, जैसे किसी मदर या फादर ना हो तो उसको चाइल्ड केयर प्रोविजन प्रोवाइड करती है। एम्प्लॉयमेंट देती है। हेल्थ एग्जाम्पल बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, जैसे कि आप लोग किसी मॉल वगैरह पे जाओगे या फिर आजकल कैंपसेस यूनिवर्सिटी वगैरह में भी लिखा होता है कि बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। तो ये सब चीज़ें लगाती है भाई, सोशल फैक्टर्स के अंदर ही आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल इशू। इन्वायरमेंटल इशू जो है, अ बिजनेस कैन अफेक्ट द इन्वायरमेंट थ्रू पोल्यूशन भाई आप लोगों को पता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह बिज़नेस वगैरह के बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह करते हैं, तो इससे अफेक्ट कर सकता है। कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं। नेचुरल हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं भाई। अब मान लो ये खाली जगह पेड़ सब भरे हुए, उन बिज़नेस को फैक्ट्री लगानी है, सारे पेड़ जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है, तो इससे भी इफेक्ट होता है। डोंट फॉरगेट दैट द इन्वायरमेंट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। ये नहीं कि बिज़नेस खाली इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है, इन्वायरमेंट भी जो है वो बिज़नेस को इम्पैक्ट करता है, जैसे कि क्लाइमेट एंड अदर इन्वायरमेंटल चेंजेस। मान लो भाई एक बिज़नेस चल रहा है, आज बहुत तगड़ी मीटिंग है, ठीक है, करोड़ों लाखों की मीटिंग है, जहाँ पे मीटिंग होनी थी वहाँ पे मतलब बीच में ऐसा रास्ता जाम वाम हो गया क्योंकि फ्लड वगैरह आ गई है, क्लाइमेट चेंज हो गया, बारिश होने लग गई, तो आप वहाँ पे मीटिंग पे जा ही नहीं पाए, तो थोड़ा इन्वायरमेंट की वजह से बिज़नेस को इफेक्ट पड़ा। लैक ऑफ रिसोर्सेज हो जाती हैं, कभी कभार जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो मिलती नहीं है। पॉल्यूटिंग कंपनीज़ में डैमेज देयर रेपुटेशन। जो कंपनीज़ पॉल्यूटिंग कंपनीज होती हैं, जैसे कि जो पोल्यूशन फैला रही होती हैं, तो उनकी रेपुटेशन भी डाउन होती है, क्योंकि मार्केट में बनते हैं, कहते हैं कि भाई ये पोल्यूशन फैला रही है, घटिया कंपनी है, तो रेपुटेशन गुडविल वगैरह कम रहती है। गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन होती हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके इन्वायरमेंट को। आप लोग देखोगे ना तो बहुत सारी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं जिनको जो ऐसे पोल्यूशन वगैरह फैलाती हैं, ताकि इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। तो कंपनी कैन ट्राई टू मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। कंपनीज़ जो हैं वो अपना इम्पैक्ट इन्वायरमेंट को कम करने के लिए रीडिज़ाइन करती हैं प्रोडक्ट को, ताकि वो फ्यूअर रॉ मटेरियल्स यूज़ करें, कम से कम कच्चा माल जो है वो यूज़ कर सकें जिससे पोल्यूशन हो रहा है। अपनी पैकेजिंग को रिड्यूस कर देते हैं भाई, पैकेजिंग की वजह से भी बहुत दिक्कत आती है। रिसाइकिल करते हैं, जैसे कि आप प्लास्टिक को भी आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा रिसाइकिल कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट को रिसाइकिल किया जा सकता है उसको रिसाइकिल करते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देते हैं। केयरफुल प्रोडक्शन प्लानिंग टू रिड्यूस वेस्टेज। प्रोडक्शन उतनी करी जाए भाई जितनी हो सकती है। मान लो कि जो भी आपकी कंपनी वगैरह है उनकी कैपेसिटी है कि भाई वो 1000 प्रोडक्ट कर सकते हैं प्रोड्यूस, लेकिन वो कर 2000 रहे हैं। अब 2000 करते करते ना भाई उनके 500 तो वही हो जा रहे हैं ख़राब। तो वेस्टेज को रोकने के लिए प्रोडक्शन उतनी करो जितनी करी जा सकती है। अल्टीमेटली बिजनेसेस शुड अटेम्प्ट टू बी सस्टेनेबल रहना चाहिए, विच इन्वॉल्व यूजिंग रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशंस आर नॉट कॉम्प्रोमाइज। ये भी हो कि भाई आप ऐसी तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करो कि फ्यूचर वाले बंदों की भी जो है नीड कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और जो आप प्रेजेंट नीड है वो भी आपकी फुलफ़िल होती रहे, ठीक है। ये होता है सस्टेनेबिलिटी। इसके बाद बात कर लेते हैं भाई टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की, कि इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का क्या क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर भी होता है। डाउन साइजिंग, डीलेयरिंग, आउटसोर्सिंग। डाउन साइजिंग का मतलब ये होगा कि आप जैसे ये और वो हो गया आपका मैनेजर वगैरह, ये सब बॉर्डिनेट्स हो गए, तो बीच में से एक बंदे को हटा दिया तो फिर इसको ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो एक बंदे को हटा दिया, अब ये सारे ऊपर आ जाएंगे, तो ये डाउन साइजिंग हो गई। और डी लेयरिंग का मतलब ये हो गया कि इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं तो आपने पूरी एक लेयर ही हटा दी। यहाँ पे आपकी एक लेयर, यहाँ पे मैनेजर है, ये सब बॉर्डिनेट्स हैं और ये सब आपकी लेयर चल रही है, तो आपने ये वाली पूरी लेयर हटा दी ना, तो इसको कह दोगे आप डी लेयरिंग। और आउटसोर्सिंग के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। डाउन साइजिंग में मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ को हटा के फिर बाकी ऊपर आ जाते हैं बंदे, तो वो डाउन साइजिंग हो जाएगी। डी लेयरिंग में पूरी लेयर ही हटा देती है कंपनी। और प्रोडक्ट्स में जैसे कि कोई सोफिस्टिकेटेड फीचर्स आ जाते हैं, टीवी ओवर ब्रॉडबैंड, ये सब चीज़ें। या फिर ऑन प्रोडक्शन प्रोसेसेस, एग्जांपल ऑटोमेशन, बहुत ऑटोमेटिक चीज़ें होने लग गई हैं, बेटर शेड्यूलिंग हो गई है। ऑन सोसाइटी में भी देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि ई कॉमर्स, पहले तो भाई इतना सब नहीं था, अब होम वर्किंग भी बहुत ज़्यादा चल रही है, वर्क फ्रॉम होम, आप लोगों ने पता होगा कोरोना के बाद तो बहुत ज़्यादा ही फैल चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और ड्रॉबैक्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जिस चीज़ के आजकल ऐसी चीज़ें ही हैं ना भाई
किसी चीज़ के आपको बेनिफिट दिखते हैं तो उसके ड्रॉबैक्स पहले निकल जाते हैं। तो अगर बेनिफिट देखे जाए तो स्टाफ आर नेवर आउट ऑफ टच, स्टाफ कभी आउट ऑफ टच नहीं होता, आपको बढ़ता है। व्हाट्सएप में ग्रुप्स आजकल बन जाते हैं, मेल्स वगैरह बहुत सारी आ जाती हैं, तो कभी भी स्टाफ नेवर आउट ऑफ टच नहीं कभी भी हो सकता। और ड्रॉबैक इसका ये है कि पीपल ऑफन फील स्ट्रेस्ड और ओवरलोडेड। अब ये है कि देखो मैनेजर तो कहेंगे हमने तुम्हें बता दिया, तुम्हें इस टाइम को इतने बजे आना ही आना था, अब तुम नहीं आए इसमें तुम्हारी गलती है और तुम बहाना भी नहीं सकते। पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी तो कहते थे भाई हमें तो मैसेज ही नहीं पता था, हमें पता ही नहीं था कि आज ऑफिस खुला है या ये सब चीज़ें, लेकिन अब उनके पास ये नहीं होता, तो इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड और ओवरलोडेड फील करते हैं। बेटर और वर्क लाइफ बैलेंस फॉर स्टाफ, वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है स्टाफ का, जैसे कि होम वर्किंग। अब मान लो किसी की तबीयत ख़राब नहीं है तो वो वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप कंप्यूटर के सामने जाके बैठो, अपना काम करने लग जाओ घर पे, और घर पे ही सारा काम करके घर पे अपना आराम करते रहो, ठीक है। और इसमें ड्रॉबैक देख सकते हैं तो लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द वॉल्यूम वर्क डन, न्यू टू परचेज अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट फॉर स्टाफ। मान के चलो भाई किसी के पास वो है ही नहीं, डिवाइस ही नहीं है, कंप्यूटर काम करना है तो कंप्यूटर होना चाहिए ना स्टाफ के पास, अब कंप्यूटर नहीं है तो वो काम कैसे करेगा बेचारा। तो ये सब देखना पड़ता है कि इक्विपमेंट हमें दिलाने पड़ते हैं अपने स्टाफ को, तो थोड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। बेनिफिट देखें तो रिडक्शन इन रूटीन ऑपरेशन में, मतलब जितने भी आप लोगों को काम वाम करने होते हैं तो टेक्नोलॉजी की मदद से जो चीज़ें हैं वो आसानी होती रहती हैं, तो आपको थोड़ी रूटीन ऑपरेशंस में रिडक्शंस आएगी, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाती है। आपको किसी से भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो फटाफट कॉल कर लो, मैसेज कर लो, आपको रिप्लाई कर देगा। ईजी टू स्टोर एंड शेयर डिजिटल इन्फॉर्मेशन, वही आप आजकल शेयर तो किसी भी चीज़ से कैसे भी कर सकते हो, आउटसोर्स कर सकते हो नॉन कोर फंक्शन, तो ये सब होता है, ठीक है। ये सब बेनिफिट्स हैं टेक्नोलॉजी के। इसके बाद अगर ड्रॉबैक्स थोड़ी बड़े हैं तो रिडंडेंसी हो सकती है, में हैव रिडंडेंसी इम्प्लीकेशंस की आप लोगों को सीधा एम्प्लॉय जो है उसको कंपनी ने सीधा निकाल ही दिया भाई बिना किसी उसकी वजह से, वैलिड रीज़न की वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो जो काम टेक्नोलॉजी कर रही है तो उसके लिए इंसानों की क्या ज़रूरत। कम्युनिकेशन इज़ बिकमिंग इम्पर्सनल, पहले तो भाई आपस में कम्युनिकेशन वगैरह अच्छे से होती थी पर्सनल, लेकिन अब इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, वो दिक्कत दे सकती है भाई, जो फेस टू फेस बात हो तो वो अलग ही बात होती है। प्रॉब्लम हो डाटा सिक्योरिटी की भी थोड़ी दिक्कत आ जाती है, जो चीज़ें ऑनलाइन है उसमें सिक्योरिटी की कंसर्न्स तो आती ही हैं। रिस्क ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल, वही कॉन्फिडेंशियल कंपनीज़ की बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप वो घर बैठे कर रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हो यार, कभी भी कोई भी डाटा लीक हो सकता है, तो ये सब ड्रॉबैक्स के अंदर आ जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉटर की। भाई पॉटर ने भी कंपटीशन के अंदर जो है 5 फोर्सेस एनालिसिस दिए हैं ताकि हेल्प कर सकें टू डिटरमाइन द प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री एज अ होल। एक इंडस्ट्री की एज अ होल प्रॉफिट पोटेंशियल को देखना हो तो देखेंगे हम, पोर्टर्स ने 5 फोर्सेस दिए हैं। एक तो होता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स और पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, पावर ऑफ बायर्स, और बीच में राइवलरी दे रखी है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ना यार, ये कंपटीशन में दिक्कत दे सकते हैं। तो पॉर्टर ने 5 फोर्सेस दिए हैं कि पावर और सप्लायर की बहुत ज़्यादा पावर रहती है, जो बंदे आपको गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं तो इनकी बहुत ज़्यादा पावर रहेगी। न्यू एंट्रेंट से बिज़नेस को खतरा हो सकता है। यहाँ पे मेनली ये बताया जा रहा है कि आपका जो बिज़नेस है उसको किस किस कॉम्पिटिशन से खतरा हो सकता है। अगर कोई मान लो नई कंपनी आ गई बाज़ार में जो सेम आपकी तरह प्रोडक्ट बेच रही है और आपसे कम पैसों में बेच रही है, वो आपको दिक्कत दे सकती है। पावर और सप्लायर, पहले आपको भाई जो गुड्स और सर्विसेज दे रहे थे तो वो बहुत सस्ते में दे रहे थे, लेकिन उन्होंने एकदम से कहा कि जैसे पहले आपको एक सामान जो है पूरा बंडल स्टॉक वगैरह मिलता था वो 1 लाख के अंदर मिल जाता था, अब उन्होंने एकदम से प्राइस को इंक्रीज़ करके 2 लाख कर दिया, तो ये आपको एकदम से सडन एकदम इंक्रीज़ कर दिया, तो ये भी दिक्कत दे सकता है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट भी दिक्कत दे सकता है कि मान लीजिए अब आप जो प्रोडक्ट का पहले प्रोड्यूस कर रहे थे तो वो आपके पूरे बाज़ार में एक ही मिल रहा था, लेकिन अब उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स निकल आए, तो अब कंपनी बाकी जगहों पे भी नई जगह भी ट्राई करेगी, और अगर उन्होंने पैसे सस्ते कर दिए तो फिर तो और भी भाई सोने पे सुहागा। और पावर ऑफ बायर्स भी भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बायर है मतलब जो एक होते हैं ना स्टेटमेंट, तो बायर की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा होती है, जो उसको ख़रीदना है सामान, वो उसका मन करेगा वो सामान खरीदेगा, नहीं मन करेगा तो वो नहीं खरीदेगा। ये पॉटर की जो है 5 फोर्सेस थी। इसके बाद बात करते हैं बीच में एक राइवलरी भी आ जाती है कि किसी के बीच में आपको राइवलरी देखने को मिल जाती है, एक कंपनी के बीच में दूसरी कंपनी के बीच में, तो ये सब पॉटर ने भाई साहब ने कहा था। इसको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है वैसे तो। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस क्या होता है, बैरियर्स टू एंट्री सच एज कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, जो नए बंदे आते हैं तो उनके अंदर बैरियर्स टू एंट्री हो जाती है, जैसे कि कैपिटल, जो भी नए बंदे आ रहे होते हैं उनके लिए बता रहे हैं।
पावर ऑफ सप्लायर्स के अंदर डोमिनेंट सप्लायर हो जाते हैं, पर वो प्राइस कंट्रोल करते हैं, कॉस्ट को स्विच करते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। राइवलरी के अंदर पढ़ोगे तो ये ब्रिंग प्रेशर टू कट कॉस्ट एंड वही राइवलरी, एक कंपनी ये है, एक कंपनी ये है। अब उन्होंने एकदम से भाई अपना प्राइस सस्ता कर दिया। ये वाली कंपनी 90 में बेची थी, इन्होंने 85 पे बेचना शुरू कर दिया। तो राइवलरी दोनों आपस में है, तो इसको भी मजबूरन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि सामान इससे खरीदे, ठीक है। बाकी ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। इसके बाद पोर्टर्स की जनरिक स्ट्रेटजीज भी हैं कुछ, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस और कंक्लूजन। कॉस्ट लीडरशिप में पहले बात करें तो ये इन्वॉल्व करता है बिजनेस मेकिंग अ प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर क्वालिटी टू इट्स राइवल बट अ लोअर कॉस्ट, दिस इज़ नॉर्मली अचीव थ्रू इंटरनल एफिशिएंसी। यही आपको, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सेम एग्जांपल आप ले सकते हो कि आप जो है वो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेकिन आपकी कंपनी जो है वो सस्ते में बेच रही है और दूसरी वाली कंपनी जो है वो महंगे में बेच रही है। और आप सस्ते में क्यों बेच पा रहे हो? क्योंकि आपकी इंटरनल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, इसीलिए। इसके बाद डिफरेंशिएशन, दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स परस्यूडिंग कस्टमर्स दैट आवर प्रोडक्ट इज सुपीरियर टू दैट ऑफ आवर राइवल्स। इट कैन बी डन बाय एडिंग एडिशनल features to the product or by altering customer perception of the product through branding and will usually allow the business to charge a premium price. ओके, सो यहाँ पे एक आपका कंपनी जो है, आप मान लो सामने वाली बिजनेस अगर 90 भी ले रही है ना, तो आप 100 रुपये चार्ज कर रहे हो, लेकिन आप लोगों ने ऐसी मार्केटिंग कर रखी है, ऐसी अपनी ब्रांड वैल्यू बना रखी है, ऐसी प्रीमियम चीज़ें आपने दिखा रखी है ना कि आप बंदे 90 रुपये वाली चीज़ नहीं लेंगे, आपकी प्रोडक्ट खरीदेंगे 100 रुपये की। आप लोगों ने ऐसी मतलब मार्केट में इमेज दिखा रखी है अपनी कि आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सुपीरियर है और आपके राइवल से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये आपके अंदर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के अंदर। और बाकी जो एक्स्ट्रा बीच में मार्जिन दिख रहा है ना 10 रुपये का, ये एक प्रीमियम की तरह जो है वो चार्ज होता है। फोकस के अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस रखते हैं, जैसे कि इन्वॉल्व एमिंग एट अ सेगमेंट ऑफ द मार्केट। एक ही सेगमेंट ऑफ मार्केट पे जो है फोकस रखते हैं, अलग अलग चीज़ों पे नहीं जाते, रेदर देन द मार्केट एज अ होल। अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर इज आइडेंटिफाइड विद द सेम नीड्स एंड द बिजनेस विल प्रोवाइड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट आर टेलर्ड टू देयर नीड। मतलब मान लो कि एक पर्टिकुलर जगह पे प्रॉब्लम ढूंढ ली कि ये वाली पूरी मार्केट में जो है प्रॉब्लम चल रही है। मान लीजिए कपड़ों की मार्केट जो कि चलती बहुत ज़्यादा है, एग्जांपल के मान लो कपड़े की मार्केट नहीं चल रही, तो इस पर्टिकुलर मार्केट पे हमने फोकस करा और इसी के आगे आगे बढ़ते गए और हमने देखा कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और उसको ठीक कैसे करें। यहाँ आ जाएगा फोकस में। कंक्लूजन की बात करें तो पोर्टर ने आर्ग्यू किया था दैट बिजनेस इज नीडेड टू अडॉप्ट वन ऑफ द अबव 3 अप्रोचेज और दे विल बी स्टक इन द मिडल। तो ये जो 3 अप्रोचेज दिए ना, इसके हिसाब से था कि अगर ये तीनों में से किसी कोई एक फोकस कर लोगे, मतलब एक में किसी में भी आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे तो सही रहेगा, वरना बीच में फंसे रह जाओगे, विच विल मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कम्पीट सक्सेसफुली। फिर आप कॉम्पिटिशन में रह ही नहीं पाओगे। इसके बाद एक भैया ने एक वैल्यू चेन भी दी थी, पहले फोर्सेस दी, फिर ये जो 3 आपको चीज़ें जेनरिक स्ट्रेटजी थी वो तो बहुत था ही नहीं, इनको एक वैल्यू चेन भी देनी थी। ये सब जो है इसको आगे एक्सप्लेन किया गया है, तो हम यहाँ से पढ़ लेंगे। ये सब आप देख सकते हो डायग्राम में ऐसा है, और ये सब की जो भी हैं आप देख सकते हो, ये प्राइमरी एक्टिविटीज दिखा रखा है, मार्जिन है बीच में, और ये सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं। ये सब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होता है, ये सब आपको जो है ये पता होना चाहिए कि क्या क्या टर्म्स का मतलब होता है। बाकी ये सब पता होगा तो आप कोई भी एमसीक्यू कर ही सकते हो। इनबाउंड लॉजिस्टिक, रिसीविंग, हैंडलिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इनपुट्स टू द प्रोडक्शन सिस्टम इंक्लूडिंग वेयर हाउसिंग। मतलब इसके अंदर ये भी जो भी आप चीज़ें रिसीव करते हो, कैसे उसको हैंडल करते हो, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वेयर हाउसिंग का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, इन्वेंट्री कंट्रोल का काम, सारे काम जो है वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर आते हैं कि आपकी कंपनी में जो जो चीज़ें आ रही हैं, कैसे आप उसको स्टोर कर रहे हो, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो, ये सब चीज़ें इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। ऑपरेशंस के अंदर जो है वो कन्वर्ट रिसोर्स इनपुट्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट, जो भी रिसोर्सेज के इनपुट्स होते हैं ना उसको फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं, रॉ मटेरियल, फिनिश मटेरियल होता है, ठीक है। तो रिसोर्सेज इनपुट्स आर नॉट ओनली मटेरियल ही नहीं होते खाली, बट ऑल्सो पीपल, स्पेशली इन द सर्विस इंडस्ट्री। जैसे कि आप मान के चलो कि अब एक बंदा बहुत अनस्किल्ड है लेकिन उसको एकदम से स्किल्ड बना दिया, तो वही इनपुट से आउटपुट आपको दे ही रहे हैं ऑपरेशंस के अंदर। ये नहीं है कि खाली मटेरियल में हो, पीपल्स की में भी ये अप्लाई हो सकता है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक ये इनपुट का ऑपोजिट होगा। स्टोरिंग द प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू कस्टमर्स इंक्लूडिंग, उसमें ये सब था कि खाली आप स्टोर कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इनपुट्स को ताकि प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर इंक्लूड करे, जैसे कि वेयर हाउसिंग वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह। लेकिन यहाँ पे आप इसके अंदर पैकेजिंग को भी लाते हो, टेस्टिंग भी करते हो और डिलीवरी भी करते हो। जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसकी पैकेजिंग करी, उसको टेस्ट किया, उसके बाद उसको डिलीवर कर दिया। मार्केटिंग और सेल्स के बारे में बात करें तो इन्फॉर्मिंग कस्टमर, मार्केटिंग जैसे कि आपको बताया था कि कस्टमर नीड्स पे पूरा होता है और कस्टमर की इन्फॉर्म करना है कि आपका प्रोडक्ट किस बारे में है, उनको मतलब परस्यूर कर दो कि उनको ख़रीदना है प्रोडक्ट। इतनी अच्छी मार्केटिंग कर दो ना, क्यों जैसे ही आपके ऐड देखे तो कहें कि हाँ हमने ये चीज़ खरीदनी है। ऑल्सो इंक्लूड सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स चैनल सिलेक्शन एंड प्राइसिंग। मतलब कोई इन लोगों का बना रखा होता है कि इन लोगों को कहाँ पे सेल्स वगैरह करनी है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर सेल वगैरह भी कर सकते हैं। सर्विसेज की बात करें तो इंस्टॉलिंग प्रोडक्ट्स, गिविंग यूज़र ट्रेनिंग,
सर्विसेज के अंदर आपको प्रोडक्ट्स को इंस्टॉल कर देना है, जैसे कि आप वारंटी वगैरह की दे देते हो कि आप लोगों ने जैसे ही आप एक फ्रिज ख़रीदा, ठीक है, तो आपको फ्रिज जैसे ही देने गए ना, तो उसके बाद बोल दिया 1 साल में ना हम क्वार्टरली आपको फ्रिज की सर्विस वगैरह देते रहेंगे, मेंटेनेंस प्रोवाइड करते रहेंगे, कोई दिक्कत आ जाती है तो वो दे देंगे। सर्विस के अंदर आ गया। प्रोक्योरमेंट के अंदर हाउ द रिसोर्सेज आर परचेज सच एज एक्वायरिंग मटेरियल्स और कंपोनेंट, कि जो भी आपको मटेरियल्स या फिर कंपोनेंट्स खरीदने होते हैं तो उनको किस तरीके से परचेज़ किया जाए, कितने सस्ते में खरीदा जाए, कैसे उसको प्रोड्यूस किया जाए, ये सब चीज़ें प्रोक्योरमेंट में आ जाती है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करें तो ये इंक्लूड करता है रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जैसे कि प्रोसेस ऑटोमेशन, प्रोडक्ट डिज़ाइन और रिसोर्स यूटिलाइजेशन। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के अंदर डिस्क्रिप्शन में आप यही पढ़ सकते हो कि आपने किसी चीज़ की पर्टिकुलर चीज़ की रिसर्च करी है, फिर उसी चीज़ को आगे भी बढ़ाया कि मान लीजिए मेरे को एक जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, तो पहले मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, फिर उसके बाद मैंने वही सेम चीज़ को आगे डेवलप कर दिया और वो मार्केट में ले आया। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो हाउ पीपल विद इन द फर्म आर मैनेज, जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन में बंदे हैं तो उनको आप कैसे मैनेज कर रहे हो, और कैसे रिक्रूटमेंट कर रहे हो, किस बंदों को ट्रेनिंग दे रहे हो, इंसेंटिव स्कीम दे रहे हो, ठीक है। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हाउ द फर्म इज़ ऑर्गेनाइज, फर्म कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है, जैसे प्रॉपर प्लानिंग, फाइनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, ये सब चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे इसी के साथ पॉटर का वो खत्म होता है। स्वॉट एनालिसिस अब बहुत पुराना, जो कि बचपन से ही पढ़ते आए हैं। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। एस से आ जाएगा द थिंग्स वी आर डूइंग वेल। स्ट्रेंथ में क्या क्या आता है, जो चीज़ आप अच्छे कर रहे हो आपकी स्ट्रेंथ है। द थिंग वी आर डूइंग वेल दैट द कंपटीशन आर नॉट, या फिर आप ये कह सकते हो कि हम वो चीज़ अच्छी कर रहे हैं जो कि हमारा कंपटीशन नहीं कर पा रहा है। और मेजर सक्सेसेस, इसमें ज़्यादातर सक्सेस ही मिलती है। वीकनेस के अंदर द थिंग वी आर, जो हम गलत तरीके से कर रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से कर रहे हैं, उसको करेक्ट करने की या फिर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और द थिंग वी आर नॉट डूइंग बट शुड बी, जो हम नहीं कर रहे हैं बट हमें वो करनी चाहिए, ठीक है। मेजर फेलियर, इसमें ज़्यादातर फेलियर देखने को मिलते हैं। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इवेंट्स और चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड। अपॉर्चुनिटी है यार, आप क्रिकेट के एग्जांपल लेके देखो, आप लोग रणजी खेल रहे हो, दिलीप ट्रॉफी खेल रहे हो, ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हो मतलब, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म करा और आप देख रहे हो कि यार टीम इंडिया में ना यार 4 नंबर पे 3 नंबर पे बैटर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, और आपका 3 नंबर ही है, तो आप अच्छे से परफॉर्म करो, आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको सीधा इंडियन टीम में सेलेक्ट कर देंगे। क्रिकेट के एग्जाम्पल है, ठीक है। थिंग्स लाइकली टू गो वेल इन द फ्यूचर, फ्यूचर में अच्छी चीज़ हो सकती है। आगे बात करते हैं थ्रेट की, तो इवेंट्स और चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम और डिफेंड अवर सेल्फ। ये क्रिकेट के एग्जांपल ले तो भाई देखो, जो मेन इंडिया वाला बंदा था ना इसके अंदर, कि उसकी जगह खतरे में थी, तो ये उसका थ्रेट है कि अब देखो मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए थ्रेट बन रहा है। और वहाँ पे दिख रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारे बंदे अच्छे कर रहे हैं इस पोजीशन पे, जैसे वन डाउन पे प्लेयर रहेंगे तो वो अच्छा खेल रहा है, तो मेरे को अब अपनी गेम सुधारनी पड़ेगी, वरना कोई भी आके मेरी प्लेस ले सकता है। ये सब आ गया आपके थ्रेड के अंदर। इसके अंदर वही है कि थिंग्स लाइकली टू गो बैडली इन द फ्यूचर, आगे फ्यूचर खतरे में रह सकता है अगर आप अच्छे से नहीं करोगे तो। इसके बाद इसी के साथ हमारा बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर गाइस कंप्लीट हो गया, मेरे ख्याल से 1 घंटे से भी ऊपर की वीडियो है। बाकी ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो और सब कुछ समझ में आ गया हो। जो नहीं समझ में आना यार एक बार कमेंट करके बता देना। बाकी यस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।